जब शुरू करना होता है ना स्टॉक मार्केट में, कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। एक कंपनी का स्टॉक क्यों बढ़ता है? लोगों को तो चाहिए मुझे आज ही आज 1 लाख डबल हो जाए। कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स में हो जाता है। स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। So it's absolutely true. व्हाट्स द राइट स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट मनी? If you want to be a good investor, सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर सेल्स बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं? अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? हाउ डू वी नो कि प्रॉफिट बढ़ेगा? So that's a interesting question. Investing is a game of probability. There's nothing called surety in investing. कभी-कभी ना स्पाइक्स आता है, जैसे जो स्टॉक जो एवरेज होना चाहिए लेट्स से 30 का, कभी-कभी वो 80 तक भी चला जाता है। बट डजंट इट गिव यू सिग्नल कि यार लोग खरीद रहे हैं तो और जो ऊपर जाएगा? नहीं, if you can lower your risk, you can get a higher return out of it. So this is how real investing works. व्हाट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू समवन हु डू फ्यूचर एंड ऑप्शंस? You lose your money. कि मेरे को एक बहुत सिंपल सा पोर्टफोलियो बने जिससे मेरा 12 से 15% का रिटर्न आ जाए साल भर का। हाँ। उसके लिए मैं क्या करूँ? आज लोगों को हम समझाने वाले हैं स्टॉक मार्केट, राइट? स्टॉक मार्केट शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या क्या गलतियां हैं जो लोग करते हैं कॉमनली जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, व्हाट्स द राइट टाइम टू पिक अ स्टॉक, हाउ शुड वी डिसाइड कि ये स्टॉक सही है या ये स्टॉक सही नहीं है, एंड व्हाट्स द राइट टाइम टू एग्जिट अ स्टॉक। ये बेसिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। इफ़ आई एम लाइक अ 20-year-old और 25-year-old, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई स्टॉक मार्केट जर्नी, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप आई शुड टेक? Sure. जनरली कोई बिगनर होता है तो ऑब्वियसली what we always recommend is to go through the mutual fund route only. But यहाँ पे आपने सिनारियो थोड़ा सा अलग बताया. By the way, I should give you a full disclosure. जब मैंने भी शुरू किया था पहली बार एज अ 24-year-old, मैं भी म्यूचुअल फंड नहीं किया, मैंने स्टॉक मार्केट में ही पैसा डाला। तो कुछ लर्निंग्स थे मेरे पास। थैंकफुली एमडीआई में वी गॉट सम लर्निंग्स एज अ प्रोफेसर ऑफ आवर्स, प्रोफेसर संजय बख्शी, जिनको इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड वैल्यू इन्वेस्टर बोला जाता है। अभी वैल्यू इन्वेस्टर्स बहुत कम है हमारे देश में एंड वर्ल्ड वाइड ऑल्सो, बट ही इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। तो जब शुरू करना होता है ना स्टॉक मार्केट में, कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। एक कंपनी का स्टॉक क्यों बढ़ता है, दैट इज़ द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव। आपको क्या लगता है कि एक कंपनी का स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ना चाहिए? अगर उस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, हमें दिख रहा है कि उस कंपनी का इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हो रहा है। मान लीजिए टेस्ला की बात करते हैं, लेट्स से, अब टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर है, ठीक है। अभी हमें दिख रहा है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स इस टाइम पे ओवरऑल इंडस्ट्री ईवी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। सब लोग चाह रहे हैं कि ईवी के ऊपर मूव कर लो। करेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्री ग्रो होगी एंड टेस्ला इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन दैट। तो नेचुरल सी बात है कि लोग उसी में पैसा लगाना चाहेंगे जो भागता हुआ रेस का घोड़ा है। करेक्ट। तो दैट इज़ द रीज़न वाई अगर टेस्ला की बात करें तो वन ऑफ द रीज़न टेस्ला विल ग्रो। हाँ, तो आपने एक ही इसमें एक्सीडेंटली भी आपने वो 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में आपने बता दिया। अच्छा। सबसे पहले एक होता है, हम लोग बोलते हैं इसको ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग बोल सकते हैं। अब ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या होता है, जैसे आपने बोला कि अगर उसका सेल्स बढ़ रहा है, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, हम एक टर्म यूज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड अर्निंग्स पर शेयर। ओके, अर्निंग्स पर शेयर इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। इसका क्या फ़र्क पड़ता है, कभी कभी ना शेयर कैपिटल भी बढ़ सकता है। जैसे आपका खुद का एक कंपनी है, अगर आपने नंबर ऑफ शेयर्स जिससे आपने इनकॉर्पोरेट किया था उसको आपने बढ़ा दिया, देन ऑब्वियसली दैट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द पर शेयर प्रॉफिट ऑल्सो, राइट? तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट द बेसिक लॉजिक इज़ कि अगर आपका अर्निंग्स पर शेयर ग्रो करता है, या प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं, अगर प्रॉफिट्स आपका ग्रो कर रहा है, आपका स्टॉक प्राइस इन मोस्ट सिनेरियोज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा। सो एज अ बिगनर दिस इज द फर्स्ट लेसन यू हैव टू हैव, ठीक है, कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है या बढ़ेगा, देन आपका स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। यू हैव टू गो विद दैट फेथ। हाउ डू वी नो कि प्रॉफिट बढ़ेगा? हाँ, सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वंस अगेन। ओके, हाउ डू वी नो? लेट्स टेक यू एज एन एग्जाम्पल, राइट? आपके पास एक बिजनेस है, राइट? आपने आज आपके पास 10 क्लाइंट है। लेट्स से यू आर एबल टू डू सम गुड एक्टिविटीज़ और आपने एक क्वार्टर के अंदर 10 क्लाइंट को 20 क्लाइंट कर दिया, क्या आपका रेवेन्यू बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। क्या आपका प्रॉफिट बढ़ेगा? हाई प्रोबेबिलिटी बढ़ना चाहिए। Again, high probability. Investing is a game of probability. There's nothing called surety in investing. This is the second lesson for people who are listening to this, right? Everything is probability. लेकिन एक अच्छा probability है, बढ़ेगा. The same thing applies in companies also.
सो फॉर एग्जांपल आप पहले सिर्फ यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे, अभी आपने यूएस का मार्केट भी खोल लिया, देयर इज अ चांस ऑफ इंक्रीजिंग. आपके पास एक कारखाना था, आज आपने दूसरा कारखाना लगा लिया, देयर इज अ चांस ऑफ ग्रोइंग. पहले आप सिर्फ पेंसिल बनाते थे, अभी आपने पेन बनाना भी शुरू कर दिया, देयर इज अनदर इंक्रीजिंग चांस ऑफ थिंग्स ग्रोइंग, राइट. सेल्स ग्रोथ में नीड नॉट बी profit growth. Correct. It's not the same thing, right? You know, I know, we all understand that. But there is a chance कि it can increase. This is what you call as growth investing. तो मेरा first step होता है कि please invest in those companies which are growing and have a chance to grow in the future. अब ग्रोथ के अंदर भी दो चीज़ें हैं. वन इज कि सेल्स ग्रो हो रही है. Correct. ठीक है. दूसरा इज यूर एक्सपैंडिंग योर मार्केट. Correct. राइट. कि मैं आज दिल्ली में सिर्फ सप्लाई करता हूँ, मैंने बैंगलोर में भी सप्लाई करनी शुरू कर दी एज अ बिजनेस. बिल्कुल. तो मेरा अब मार्केट तो एक्सपैंड हो गया, बट दैट डजंट मीन कि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा. हाँ, जरूरी क्योंकि मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ इस टाइम पे. हाँ. So again, you got to think like a businessman. हाँ. कि जब बिजनेस में आप एक नया मार्केट ओपन कर रहे हो तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं. Correct. योर डायरेक्ट कॉस्ट आर गोइंग टू इंक्रीज. एम्प्लॉयज़ डालना पड़ेगा, वहाँ पे वेयर हाउस डालना पड़ेगा. देयर आर ऑल्टरनेटिव लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं. थोड़ा टाइम देना पड़ता है कंपनी को. कुछ भी लीनियर नहीं होता कि मैंने 1 के जगह पे मैंने 2 मार्केट खोल दिए, यानी कि मेरा जो प्रॉफिट जो 1 करोड़ था वो 2 करोड़ हो जाएगा अगले क्वार्टर में. ऐसा कभी नहीं होता है. नॉर्मली यू विल सी 1 करोड़ का वो शायद 80 लाख होगा और उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा वो 2, और शायद 2 तक ना भी पहुंचे. इट्स पॉसिबल. सो दिस इज व्हाट रिसर्च इज. तो एक बार आपको एक मॉडल दिमाग में आ गया ना कि यू आर लुकिंग फॉर ग्रोइंग कंपनीज, उसके बाद उसको थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है. बट इतना सारी कंपनीज है जो लिस्टेड है ना, मतलब 1000 कंपनीज है लिस्टेड है मान लीजिए. करेक्ट. अब उसमें से मैं कैसे स्पॉट करूं कौन कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है. मेरा बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा दिन ही करता रहूं. तो ये भी सॉल्व करते हैं. तो काफ़ी स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं इंटरनेट पे. screener.in करके एक है, टिकट टेप करके है. अच्छा. सो दीज आर ऑल कॉल्ड स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर्स. व्हाट इज अ स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर? उस स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर ने जो सारा डेटाबेस है ना कंपनी का, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एनुअल रिपोर्ट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, उसका प्राइस हो गया, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये सब उन्होंने एक डेटाबेस बना के रखा हुआ है. अच्छा. एज एन इंजीनियर यू अंडरस्टैंड डेटाबेसेस, राइट. सो वो बैकएंड में है और उसने एक फ्रंट एंड आपको दे दिया विच इज़ देयर वेबसाइट. बेसिकली वेबसाइट पे आप जैसे एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं ना, सो एसक्यूएल क्वेरी जैसे आप स्क्रीनर के ऊपर एक क्वेरी लिख सकते हैं. अच्छा. सो द क्वेरी कैन बी समथिंग लाइक लास्ट 3 year सेल्स ग्रोथ ग्रेटर दैन 20. ओके. एग्जीक्यूट आप करेंगे, वो आपको वो लिस्ट ऑफ कंपनीज दे देगा आउट ऑफ 5000 कंपनीज. इज सॉफ्टवेयर फ्री? दिस सॉफ्टवेयर इज फ्री. अच्छा. हाँ, एनीवन कैन ट्राई इट. उसका कोई प्रीमियम वर्जन भी होता है लेकिन ज़रूरत नहीं है. बट इज देयर एनी रेप्लिकेट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर which is very easy to use? Not everybody will know how to write a query in this. You don't have to know SQL to write a query. अच्छा. It is just random English में जैसे लिखते हो. अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज में लिख रहे हैं हाँ, जैसे. मतलब it's not AI natural language, but it's very easy. अगर आप 1 घंटा भी स्पेंड करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा करना क्या है. सो जैसे मैंने ये वाला बोला, इट्स अब मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा SALES सेल्स लिखूँगा, तो ऑब्वियसली ऑल द प्रॉम्प्ट्स वुड कम इन, द हिंट्स वुड कम इन. उसमें आप देखोगे सेल्स ग्रोथ करके आ रहा है, उसी में ही होगा 1 year सेल्स ग्रोथ, 3 year सेल्स ग्रोथ, 5 year, 10 year. ठीक है. तो चूज लेट्स से 5 year सेल्स ग्रोथ, तो एंटर दबा दिया, वो आ गया ग्रेटर दैन 20. दैट्स इट. तो जिसका भी ग्रेटर देन 20 है. अब यहाँ पे मिनिमम ग्रोथ भी देखनी होती है हमें कि इतनी ग्रोथ तो हमें पिक करनी चाहिए कंपनीज की. कोई ग्रेटर देन 20 मतलब 20 मिनिमम होना चाहिए. अच्छा. सो आइडली व्हाट यू वांट नाउ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. आइडली व्हाट यू वांट इज वो कंपनीज जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है. हाँ. बिकॉज आपको वो नहीं चाहिए जिसमें अपटेक आया एक बार 100% ग्रो किया, दूसरी बार 0 हो गया, विच हैपन्स इन साइक्लिकल कंपनीज. हाँ. तो अगर आप पावर सेक्टर देखेंगे, ऑयल एंड गैस देखेंगे, शुगर देखेंगे, ऑल दीज आर साइक्लिकल कंपनी. सीमेंट हो गया, ऑल दीज थिंग्स. आइडली यू डोंट वांट दैट. आपको ऐसे कंपनीज चाहिए जो दिन हो, रात हो, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग कंसिस्टेंटली. अब ऐसा नहीं है कि वो लीनियरली ग्रो करेंगे कि हर साल 20% ग्रो कर रहे हैं. कभी 30 होगा, कभी 10 होगा, बट देयर इज ग्रोथ. हाँ, बट कंपाउंडेड एवरेज निकालेंगे तो एक नंबर आ जाएगा हमारे पास. सो इफ यू वांट टू डू दैट, तो स्क्रीनर में क्या लिखना पड़ेगा? सेल्स ग्रोथ 10 year ग्रेटर दैन 20, सेल्स ग्रोथ 5 year ग्रेटर दैन 20, सेल्स ग्रोथ 3 year ग्रेटर दैन 20, सेल्स ग्रोथ 1 year ग्रेटर दैन 20. आप टक 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 करेंगे ना, आपको अराउंड अभी भी 100 कंपनी मिलेंगे. अब यहाँ पे 2 सवाल है.
5 ईयर, 10 ईयर, 1 ईयर, आपने बोला कि कौन सी कंपनी पिछले 5 साल में 10% से ग्रो हो रही है, कौन सी कंपनी पिछले 10 साल में 10% से ग्रो हो रही है, हमारे पास वो सारा डेटा आ गया। बिल्कुल। बट बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इसी साल लिस्ट हुई हैं। हाँ, उस केस में तो मेरे पास हिस्टोरिक डेटा है नहीं उसका। बिल्कुल। तो मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि कितना विंडो इज सफिशिएंट विंडो फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी आगे भी ग्रो करेगी? हाँ, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ पर्सनली मैं क्या करता हूँ, जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज होते हैं मैं उसको उतना देखता नहीं हूँ। अच्छा। तो आपके पास एक गो नो गो का एक बॉक्स होना चाहिए कि क्या आप अवॉइड करेंगे और क्या आप एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो अवॉइडेंस वाला है ना, इसमें आपको कुछ चीज़ें रखनी पड़ेगी। जैसे मैं अपनी तरफ पे मैं आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता। वो मैं इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज आईपीओ वो टाइम है जब आईपीओ क्या है, वो अपना प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहा है पब्लिक को। दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग इन एन आईपीओ, राइट। तो आईपीओ टाइम ये होता है जब वो जो सेलर है, जो प्रमोटर है, उसके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और मेरे पास सबसे कम है एज अ बायर। इट्स द वर्स्ट टाइम टू बाय अकॉर्डिंग टू मी। और इस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा पीआर कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे तो हैं एकदम बथेरा कि जो भी फैंसी दिखा करेगा, रहे हैं सब कुछ। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब ही विल डू हिज बेस्ट बिकॉज ही इज द सेलर ना। करेक्ट। मतलब आप मार्केट चले जाओ, करोल बाग चले जाओ, इट्स लाइक अ स्टॉल, राइट। वो सरोजनी बाजार चले जाओ में, जो हाँ, बुलाते हैं एग्जैक्टली, आपको, बिल्कुल। आइए आ न्यू जाओ, कलेक्शन एकदम आइए। देंगे, हाँ, हाँ, वैसा। करेक्ट। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, वो विंडो ड्रेसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू प्ले द ऑड्स विदाउट नोइंग व्हाट द ऑड्स आर। तो मुझे आईपीओ मेरे अवॉइड बॉक्स में चला जाता है। सेम थिंग गवर्नमेंट कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट का मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है, मेरे लिए वो भी एक अवॉइड बॉक्स में चला जाता है। उसका रीज़न ये है दैट सी द गवर्नमेंट इज़ नॉट देयर टू, हम लोग को माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं बिकॉज हमारे पास कम शेयर्स होते हैं, राइट। गवर्नमेंट के पास 75% होता है उस कंपनी का। तो गवर्नमेंट आपके लिए पैसा ग्रो करने के लिए नहीं है, उस गवर्नमेंट को अपना पैसा ग्रो करना है। और वो कैसा है, उसको पैसा चाहिए, वो डिविडेंड्स चाहिए उसको बेसिकली। तो ये सब, ये जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, जो आपका IOCL है, कोल इंडिया है, आपने नोटिस किया होगा वो अच्छा डिविडेंड देते हैं। हाँ, 5%, 6% डिविडेंड दे देते हैं। वो क्यों देते हैं 6%? वो इसलिए देते हैं बिकॉज गवर्नमेंट नीड्स मनी, तो गवर्नमेंट डिविडेंड के थ्रू निकाल देता है। अब इसमें मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है एज ए शेयर होल्डर? तो मैं उस बॉक्स को भी साइड में कर देता हूँ। और लोग तो बोलेंगे अगर आपको सेफ डिविडेंड चाहिए प्लस हल्का सा ग्रोथ भी चाहिए तो ISL एंड पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स आर द बेस्ट बेट। हाँ, सो यू कैन गो फॉर इट, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप एक शेयर होल्डर रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, ओवर अ 10 ईयर पीरियड, आप नोटिस करेंगे कि डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन को मिलाएंगे तो आपको 12%, 11% इतना ही मिला होगा इन कंपनीज में से। दीज आर नॉट लाइक मैसिव कैपिटल एप्रिसिएशन कंपनीज एट ऑल। So you think 11-12% as per your benchmark Correct. is not really a good return? It is not a good return. What is a good return as per your benchmark? Should be around 15-16%. अच्छा, Because मिनिमम इतना तो होना चाहिए जब साल भर का। हाँ, देखिए, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आप एक मैसिव रिस्क ले रहे हैं एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग इट इन ए फिक्स डिपॉजिट फॉर इंस्टेंस। अगर आपको FD में, PPF में, EPF में आपको 8-9% मिलता है, राइट। FD में तो कम मिलता है ऑन अ पोस्ट टैक्स बेसिस, लेकिन अगर आप पोस्ट टैक्स बेसिस PPF देखेंगे, EPF देखेंगे, आपको 7%, 8% के बीच में मिल रहा है, राइट। तो बिना रिस्क लिए अगर मुझे 7-8% किसी एवेन्यू से मिल रहा है तो इक्विटी, मतलब आई वुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट 14-15% टू कम आउट ऑफ दैट ना। मैं क्यों 11-12% पे खुश रहूँगा? डजंट वर्क इट ना। मतलब इट्स सिंपल रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क, कि अगर आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, यू नीड बेटर रिवॉर्ड्स ऑल्सो। सो ये भी मेरे एक बॉक्स में चला है। एक और प्रॉब्लम गवर्नमेंट कंपनीज का ये है दैट वो आपसे परमिशन नहीं लेंगे कुछ भी चेंज करने के लिए। आई गिव यू एग्जांपल हियर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करके कंपनी है, इट्स लिस्टेड कंपनी, BL, राइट। तो उन्होंने एक बार अचानक मूड किया किसी का, बोला कि इट हैज़ ओनली वन क्लाइंट विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, देखो हम BEL को 15% का हम लोग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन देते हैं, हमें अब इतना नहीं देंगे, हम सिर्फ 7.5 देंगे, बस। तो बेसिकली रेवेन्यू इज डाउन बाय हाफ एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, राइट। क्या हुआ, एक दिन के अंदर 40% गिर गया शेयर। एंड आई हैड BEL शेयर्स एट दैट टाइम एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मतलब एनी डे द गवर्नमेंट कैन जस्ट स्टैंड अप एंड से कि यार तुम बहुत ज़्यादा ले रहे हो, मन नहीं कर रहा, मैं तुम्हें अभी इतना नहीं दूंगा, मैं 7.5% तुम्हारा कम कर रहा हूँ। सो दिस इज अ मैसिव रिस्क फॉर मी।
बिकॉज यू डोंट हैव द कंट्रोल. I have zero control. बट ये कंट्रोल प्राइवेट के केस में नहीं होता. लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रोमोटर Correct. कंपनी व्हिच इज अ पब्लिक कंपनी, Correct. नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. Correct. व्हाट आर द रिस्क देयर? जैसे गवर्नमेंट का तो रिस्क आपने बताया. Correct. So in उन case में a private company, there are certain things are there. So for example, अगर private company में एक board of directors होता है, which is generally a mixture of people. Independent directors भी होते हैं, promoters के लोग भी होंगे, and some external investors who might be there. They are there to take care of these things. Number one. Number two, अगर प्रमोटर ने कुछ ऐसा हैंकी पैंकी किया तो क्या होगा? उसका भी तो शेयर प्राइस कम हो जाएगा, उसका भी तो वेल्थ कम हो जाता है. द गवर्नमेंट डजंट केयर. व्हाई वुड द गवर्नमेंट केयर? किसका पैसा है वो गवर्नमेंट मीन्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करके लिखा होता है शेयर होल्डिंग के अंदर. बट डू यू थिंक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केयर्स व्हाट इज गोइंग टू बी द शेयर प्राइस? राइट. तो these are the different things which are there, and again it's better to be safe than sorry. So इसलिए वो मेरे नो गो में आ जाता है. आई डोंट लुक एट कंस्ट्रक्शन कंपनीज. क्यों? अब कंस्ट्रक्शन में हमें पता ही है कि पैसा कैसे घूमता है, क्या होता है. व्हाई टू टेक दैट रिस्क इन माई हेड? आई ऑल्सो डोंट लुक एट कंस्ट्रक्शन मीन्स इवन रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया. दिस corruption, there's money can move from here to there. All kinds of funny business happens in these particular things. So I keep myself away from it. So I am looking for companies, and this can be another lesson for beginners also, that look for companies जो consistent growth दे रहे हैं, both from a sales angle and from a profit angle. आप ऐसे भी companies को देखिए जिनके पास कुछ unique business है. Okay, give me an example. Tips Music करके है, राइट? सो वी हैव ओनली 3-4 एक्चुअली. टिप्स म्यूजिक, सारेगामा, टी सीरीज, दीज आर द बिगर वंस. अब इसमें से सारेगामा एंड टिप्स आर लिस्टेड कंपनीज. टी सीरीज इज नॉट लिस्टेड, दीज टू आर लिस्टेड. नाउ टिप्स हैज इट्स इनटू म्यूजिक, राइट? टिप्स म्यूजिक. तो इफेक्टिवली क्या होता है, गाना वो एक बार बनाता है लेकिन 60 साल तक कमा सकता है. 60 years तक. बिकॉज उनके पास राइट्स रहते हैं, कॉपीराइट राइट्स रहते हैं, राइट? सो ऑल दीज सॉन्ग्स जो 1990s के सॉन्ग थे ना, जो हम लोग देखते थे, गोविंदा वाले गाने एंड ऑल दैट स्टफ, सो उन सब का राइट्स आर विथ टिप्स, एंड दे हैव अ बिग कैटलॉग. दे हैव 32-33,000 सॉन्ग्स का उनके पास कैटलॉग है. तो वो जहाँ पे भी बजता है, किसी पार्टी में बजा उनको पैसा मिलता है, रॉयल्टी मिलेगी. यूट्यूब में बजा उनको पैसा मिलता है. So and I'm sure a lot of people listening to this podcast are also listeners of music, right? So शायद एक हफ्ते में आप 100 गाने सुन लेते होंगे. किसी को तो पैसा मिल रहा है ना उसका, वो 100 गाने का. The other important thing that's happening is a lot of streaming services are coming now. Spotify हो गया, YouTube Music हो गया, और काफ़ी लोग उसमें सब्सक्रिप्शंस भी ले रहे हैं. पहले जो सब्सक्रिप्शन का कल्चर नहीं था इंडिया में, इट वाज लाइक ऑलमोस्ट जीरो. Today it is almost 70-80 lakh paid subscribers. Indian subscribers. 70-80 lakhs. YouTube Music के भी, Apple Music के भी, Spotify के भी. Exactly. And गाना हो गया, गाना, ये सब. हाँ. तो ये सारे जो है, जो पहले फ्री म्यूजिक करके देते थे, now everyone is behind a paywall. So the uniqueness of this business is very simple. Number one, you create the asset once. आपने गाना बना दिया, you can reap the benefits for the next 60 years. उसमें और भी चीज़ें हैं. जैसे आपने गाना बनाया, मैं उस दिन देख रहा था कूली नंबर 1, वो डेविड धवन वाला, गोविंदा वाला मूवी, राइट? उसका एक नया वर्जन आ गया है. कूली नंबर 1 ही है, बट दिस इज़ वरुण धवन एंड सारा अली खान का एक, लेकिन गाने वही हैं. वो क्या है, वो हुस्न है सुहाना. उसमें थोड़ा बीट्स चेंज है. हाँ, बीट्स हल्का सा चेंज हुआ है. एंड इफ़ यू गो टू द टिप्स म्यूजिक का जो यूट्यूब चैनल है, दिस वन सॉन्ग इट हैज़ गॉट 24 करोड़ व्यूज़. 24 करोड़ व्यूज. अब उसमें भी जो एडवर्टाइजिंग आता है बीच में, वो आगे पीछे, उसका भी पैसा बनता है, उसका रॉयल्टी अलग आएगा, उसका अलग से पैसा आ जाता है. बट व्हाई डू दे रिक्रिएट? व्हाट्स द अनदर रीजन फॉर दैट? सो वन वेरी सी अगेन एवरीवन वांट्स न्यूनेस, राइट? तो एक बार एक फॉर्मूला बन जाता है तो उसको दोबारा करते ही रहते हैं, राइट? दैट्स हाउ हमारे जो मूवीज़ है, टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर 3, ऐसा आता है. तो दैट ऑब्वियसली हेल्प्स. सेकेंड इज दैट एक गाने का लिमिट 60 ईयर्स का है, बट इफ दे रिक्रिएटेड दे कैन एक्सटेंड द लाइफ इवन फर्दर. तो अभी आपने 20 साल के बाद, 25 साल के बाद एक ये बना दिया, नया वर्जन बना दिया, यहाँ से एक और 60 बढ़ जाता है.
So that's how they are able to ensure that उनका जो म्यूज़िक है वो फॉरएवर है. सवाल मेरा ये है कि टिप्स म्यूजिक है, ऐसे ही सारेगामा है, बिल्कुल ऐसे ही एक और भी होगी XYZ, राइट? करेक्ट. अब एज अ पर्सन हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन दिस हाई एसेट हाँ. काइंड ऑफ बिजनेस, करेक्ट. मैं कैसे डिसाइड करूं इन दोनों में कौन सी बेटर है? हाँ, तो उसमें मल्टीपल चीज़ें आपको ऑब्वियसली समझनी पड़ेगी. नंबर वन, फ्यूचर पोटेंशियल किसका बेटर है, मतलब कौन ज़्यादा रेवेन्यू बना सकता है, राइट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सारेगामा का आई एम श्योर इज़ गोइंग टू बी अलग स्ट्रैटेजी, टिप्स का अलग स्ट्रैटेजी होगा, तो वो पहले समझना पड़ेगा. सेकंड, आपको इन दोनों का वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, कौन कितना महंगा है. व्हाट डू मीन बाय वैल्यूएशन? कि अगर ₹1 का प्रॉफिट, दोनों समझ लीजिए ₹1 का प्रॉफिट बना रहे हैं पर शेयर. हाँ. टिप्स इज अवेलेबल एट ₹40 पर शेयर, सारेगामा इज अवेलेबल एट ₹80 पर शेयर. आप किसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे? 40 वाले पे. 40 वाले पे, राइट? मेक सेंस, राइट? इसको मुझे वैल्यूएशन हाफ वैल्यू पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है. सो रिलेटिव वैल्यूएशन बोलते हैं. तो यू विल प्रेफर टू गो विद द वेदर वैल्यूएशन इज लोअर, लेकिन साथ साथ में ग्रोथ रेट भी देखना पड़ता है. अगर दोनों सेम परसेंटेज से ग्रो करने वाले हैं, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, टिप्स ने पिछले 3 साल में 50% ग्रोथ, देन 40% growth, then 30% growth, and 30% growth. So it has grown by 50, 40, 30, 30 in the last 4 years. This year, if you really read, the management themselves saying, यार इस बार ना हमें थोड़ा confusion है, हमें पता नहीं हम कितने पे grow कर सकते हैं, तो आप अपनी तरफ से 20% ही रखो. They have actually brought their guidance down. अच्छा. द रीज़न फॉर दैट इज़ ऑल्सो, जो हमने डिस्कस किया था, अ लॉट ऑफ दीज जो स्पॉटिफाई एक्सेट्रा है, ये लोग सब पेवॉल की तरफ जा रहे हैं. ऊपर से स्पॉटिफाई ने अपना रेट्स बढ़ा दिया, जो उनका मंथली सब्सक्रिप्शन रेट है वो बढ़ा दिया इंडिया में. अब उससे भी कुछ तो इफेक्ट होगा ना. करेक्ट. इंस्टेड ऑफ ₹200 if you're paying ₹250, there will be a drop in the numbers. Exactly. So ये सब चीज़ों को समझना पड़ता है कि भाई क्यों हो रहा है. एक सिंपल मंत्रा होता है. अब मैंने सेल्स एंड प्रॉफिट के बारे में बहुत बात किया. इफ़ यू वांट टू बी अ गुड इन्वेस्टर, 4 सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए. अगर सेल्स बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, अगर सेल्स घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, प्रॉफिट घट रहा है तो क्यों घट रहा है. अगर आप ये 4 चीज़ें समझ सकते हैं ना, आपका 80% ऑफ द बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग खत्म. इट्स एज सिंपल एज दैट. समझें क्या इसमें, इन 4 चीज़ों में? यही कि क्या इसके फैक्टर्स है. हाँ. जैसे लेट्स टेक द टिप्स म्यूजिक अगेन एज एन एग्जांपल, राइट? टिप्स की बात कर लेते हैं कि उसका सेल्स बढ़ रहा है. हाँ, क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, क्यों बढ़ रहा है. सो लेट्स से द आंसर कम्स इन दैट ज़्यादा लोग स्ट्रीमिंग सर्विसेज की तरफ पे करने के लिए रेडी हैं, एंड लोग ज़्यादा यूट्यूब देख रहे हैं. तो दोनों केस में टिप्स को पैसा मिल रहा है. टिप्स को पैसा मिल रहा है. क्यों घट रहा है? अगर समझ लो घट गया, अब तक घटा नहीं है, लेकिन जैसे इस बार मैनेजमेंट ने बोला कि हम 30% की जगह पे सिर्फ 20% कर पाएंगे. क्यों कर पाएंगे? इट्स बिकॉज यूट्यूब शॉर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो लोग लॉन्ग वीडियो शायद थोड़ा कम देख रहे हैं, शॉर्ट्स के ऊपर ज़्यादा टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, और शॉर्ट्स में कम पैसा बनता है, राइट? एंड नंबर 2 इज़ दैट पे वॉल की तरफ कंपनी ज़्यादा मूव कर रही है, प्राइस बढ़ा दिया वहाँ पे. हाँ, तो फ्री म्यूजिक खत्म हो गया. तो वहाँ से जो रॉयल्टी आनी है वो आएगी नहीं. वो नहीं आएगी. करेक्ट. क्योंकि वॉल्यूम ड्रॉप हो गया. हाँ, तो आप ये समझ गए. सेम गोज विद प्रॉफिट ऑल्सो. ठीक है. सो देयर हैज टू बी एन अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है तो क्यों. जैसे प्रॉफिट इसलिए घटा क्योंकि हमने नई एक्सपेंशन की है मार्केट में. करेक्ट. तो वो वन टाइम घटा है या कंसिस्टेंटली घट रहा है? दैट इज वन थिंग दैट वी कैन लुक एट. जैसे यूट्यूब और टिप्स के बीच में जो करंट, स्पेशली फॉर शॉर्ट्स, जो करंट अरेंजमेंट है वो है एक फिक्स्ड अमाउंट. अच्छा. देयर इज नो परसेंटेज, जो शायद टिप्स के लिए अच्छा नहीं है. हाँ, ऑफ कोर्स. बिकॉज इंडियन वो पॉपुलेशन, एज अ बिगिनर कंपनी के लिए तो अच्छा है, बट एज अ ग्रोइंग कंपनी, एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे को तो एक ही बार मिला ना, 1 करोड़ रुपए दे दिया मान लीजिए, तो मेरा तो हो गया काम बस. अब उससे यूट्यूब भले ही 50 करोड़ कमा ले. करेक्ट, करेक्ट. सो अभी इनका 2026 में रिन्यूअल है. सो रिन्यूअल पे द मैनेजमेंट, कुमार तोरानी, ही इज सेइंग कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग टू देम एंड वी वांट टू मूव टुवर्ड्स अ परसेंटेज मेथड. बट डोंट यू थिंक इट सेट्स द ट्रेंड? अगर टिप्स परसेंटेज पे जाता है तो सारे इंडस्ट्री के लोग फिर उसी परसेंटेज पे जाएंगे. हाँ, आई एम श्योर ऐसे ही होगा. और इसका इम्पैक्ट यूट्यूब की अर्निंग्स पे आएगा. अब पता नहीं यूट्यूब कैसे देखे. यूट्यूब को फ़र्क नहीं पड़ता ना, बिकॉज एज लॉन्ग एज कस्टमर्स लाइक यू एंड मी, हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं और उस पर ऐड जाता है,
एड में से 45% यूट्यूब अपने पास रख लेता है, 55% पब्लिशर को बट देता है। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? अगर मैं पहले टिप्स को एज अ यूट्यूब हाँ 1 करोड़ रुपए दे रहा था हाँ फिक्स, अब मुझे ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है, मान लीजिए करेक्ट मैं अगले साल उसको 10 करोड़ दूंगा बिकॉज उसके नंबर ऑफ व्यूज बहुत ज़्यादा थे, करेक्ट। तो मेरा 9 करोड़ का एडिशनल एक्सपेंस तो हो गया ना। नहीं, वो यूट्यूब वैसे नहीं देखेगा, हाँ बिकॉज यूट्यूब को तो ऑलरेडी आदत है 55-45 पे रेवेन्यू शेयर करने का। वो तो अभी तक उसको बोनस मिल रहा था क्योंकि वो कम हो रहा था एंड होपफुली वहाँ पे ज़्यादा हो रहा था। सी अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दैट सेम थिंग इज़ दैट ये अरेंजमेंट क्यों किया यूट्यूब और टिप्स ने? टिप्स क्यों माना इस चीज़ के ऊपर? यूट्यूब क्यों माना? बिकॉज जब वो इन्होंने ये एग्रीमेंट किया था 2-3 साल पहले, किसी को पता नहीं था कि कैसे ग्रो करेगा। सो टू कीप बोथ साइड्स हैप्पी, दोनों ने एग्री कर लिया यार, टिप्स ने बोला यार तू मुझे वॉटेवर 1 करोड़ रुपए दे दे, यूट्यूब ने बोला यार हम भी थोड़ा इतना कमिट नहीं करना चाहते हैं, हम भी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी द परफॉर्मेंस हैपेंड, बोथ ऑफ देम विल कम टुगेदर एंड से हे लेट्स शेक हैंड्स, कोई बात नहीं है, लेट्स बी फेयर अबाउट दिस थिंग, 55% आप रखो, 45% मेरे को दे दो, बस ठीक है। बट ये इंफॉर्मेशन ढूंढना, हाँ दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग राइट। मुझे yes. कैसे पता कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है, अदर देन रीडिंग देयर रिपोर्ट्स विच इज के अर्निंग्स पर शेयर कितनी है, वैल्यूएशन कितनी है, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई Correct. जो सबको ही जानता है। करेक्ट ये वाली चीज़ें जो 2026 में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, करेक्ट। हाउ डू आई कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दिस Yeah, इन्फॉर्मेशन? now it's a lot easier actually. So there are 2-3 ways I can help you out with. Number one is हर एक कंपनी का, most of the companies का एक क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट आता है जिसमें होता है ना A+, A, B+, B ऐसे करके होता है। इफ़ यू पुल आउट लेटेस्ट क्रेडिट रिपोर्ट, उसमें क्या होता है, वैसे तो होता है 7-8 पेज का है, लेकिन मतलब कि सिर्फ 3-4 पेज होते हैं। उसमें ना पूरा हिस्ट्री दिया होता है कि एक कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, इस कंपनी ने लास्ट ईयर कितना किया, इस साल कितना किया, क्या चेंज हो रहा है। यू कैन एक्चुअली पुल दैट आउट एंड ये आपको 3 पेज में समझा देगा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बेसिकली। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। ये कहाँ से आपको मिलेगा? अगेन गो टू screener.in, उसको बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करिए, स्क्रीनर भी कर सकते हैं, टिकटे पे भी है, और भी मैं उस दिन एक देख रहा था, some other thing I was looking at, हर एक में scanex.trade ऐसे करके कुछ है। सो हर एक में नीचे जाइए, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स करके मिल जाएगा, उसमें क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट भी होता है लेटेस्ट, उस पर टैप करिए, PDF खुल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 इज़ अगेन स्क्रीनर पे रहता हूँ, इफ़ यू गो डाउन वंस अगेन, जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, earnings call transcript. So basically every quarter there is a discussion that happens between the management of the company and the analyst community. अच्छा, अलग अलग एनालिस्ट, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के, वो लोग सब एक कॉल पे होते हैं, मैनेजमेंट भी उसी कॉल पे होता है, ये लोग सवाल पूछते हैं, वहाँ से जवाब आता है। इट्स वेरी इंटेंस समटाइम्स। और ये जैसे मैं एनालिस्ट हूँ, मैं पूछूंगा कि बताओ अगले 6 महीने में क्या करोगे, क्या नई चीज़ें। करोगे, हाँ, तो और आप जवाब तुमने दोगे, ये कसम खाया था कि ये करोगे, तुमने किया क्यों नहीं है, ऐसा सब भी होता है। एंड उसकी ट्रांसक्रिप्ट होती है। हाँ, उसकी ट्रांसक्रिप्ट होती अच्छा। है, कभी कभी तो काफ़ी कॉमेडी होता है उसमें। अर्निंग्स का एनालिस्ट की जो कॉल्स हाँ, होती हैं वो हम देख सकते हैं। उसमें कर सकते हो, बट इसमें क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, मीन्स लाइक 20 पेजेस, 25 पेजेस, 15 पेज के ऊपर तो होता ही है। अगर इसको भी आपको थोड़ा शॉर्टकट करना है तो थैंक्स टू AI, screener.in में ट्रांसक्रिप्ट के बाजू में एक नोट्स करके लिखा हुआ है, वो नोट्स पे आप क्लिक करेंगे ना तो उस ट्रांसक्रिप्ट का सारांश आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो वो समरी देख लीजिए आप। बट उसमें मुझे देखना क्या है? हाँ, उसके अंदर वो समरी में ही ऑल द ब्रेक डाउन्स हैव बीन डन। वो कैसे होगा, व्हाट वाज सेड बाय द मैनेजमेंट, रिस्क्स इन दिस थिंग, गाइडेंस क्या था, आउटलुक फॉर दिस करंट ईयर, वो सब करके एक पूरा एक काइंड ऑफ एक छोटा सा कंपेंडियम, एक प्रॉपर समरी होता है। वो आप 2-3 जगहों का भी, मतलब 2-3 क्वार्टर्स का भी अगर आप देख लेंगे ना, आपको वो पूरा एक स्टोरी लाइन बिल्ड हो जाएगा आपके दिमाग में कि ये है। देखना आपको वही है, ग्रोथ हो पा रहा है कि नहीं, कुछ रिस्क है कि नहीं, क्या आगे के इनिशिएटिव्स है इस कंपनी के, इज़ द मैनेजमेंट डूइंग एनीथिंग हैंकी पैंकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए। अगर आपको मैनेजमेंट करप्ट मिल गया ना, तो चाहे जैसी भी कंपनी हो, वो पहले चूस लेगा सब कुछ, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ेगा। मुझे कैसे पता लगेगा मैनेजमेंट करप्ट है नहीं है? अब तरीके होते हैं, अगेन आप जितना एक कंपनी को ट्रैक करेंगे, रीड करेंगे, आपको हिंट्स मिलते रहेंगे। गिव फॉर एग्जांपल्स, सो फॉर एग्जांपल आपको ऐसे कंपनीज मिलेंगे जिसमें
सो एज पर लॉ ये बोलता है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपका, उसका जो की मैनेजमेंट पर्सनल है, स्पेशली द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो लोग दे कांट टेक मोर देन 11% ऑफ द पैट ऑफ द कंपनी एज देयर रेम्यूनरेशन. अच्छा, ठीक है, 11%, दैट्स द हाइएस्ट इट्स अलाउड. अब जो अच्छे लोग हैं ना, वो 11% नहीं, वो कम ही लेंगे, मतलब जितना ठीक लगता है. 1 करोड़ ले लिया, 2 करोड़ ले लिया. जो थोड़ा सा इस टाइप का बंदा है ना, वो एग्जैक्टली 11% लेगा. ना 1 पैसा इधर ना 1 पैसा उधर, क्योंकि वो मैक्सिमम सीलिंग है, क्योंकि वो चूसना चाहता है. राइट, गिव यू एन एग्जांपल. बट इज दिस नॉट फेयर और अनफेयर? हाउ इज इट आई डोंट अनफेयर? थिंक इट इज अनफेयर. क्योंकि अगर उसकी कंपनी है, उसने बनाई है, तो वो No, 15 भी ले सकता है. आई डोंट थिंक इट इज अनफेयर, लेकिन आपको ना सिचुएशन रीड करना चाहिए. लाइक आई गिव यू दिस एग्जांपल, सन टीवी नेटवर्क्स. Okay, so there is the Marans, Kalanidhi Maran and I think the other Maran. They are the executive directors. ये कोशिश करते हैं कि हम जितना उठा पाएँ, बट जस्ट टू गिव यू दैट पर्सपेक्टिव जो आपने मुझसे पूछा था, कंपनी का पूरा सैलरी समझ लीजिए है 100 करोड़. वो 100 करोड़ में से 57 करोड़ ये लोग ले लेते हैं, ये 2 लोग. अब आपको लगता नहीं ये थोड़ा सा वियर्ड है? काफ़ी ज़्यादा है. हाँ. सो दिस इज़ हाउ यू नो. सो व्हेन यू जस्ट गेट टू इट कि अरे पैसा ये लोग 11% ले रहे हैं, चल थोड़ा सा देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है, पता लग जाता है. तो रेम्यूनरेशन में बड़ा बड़ा लिखा होता है कि इतने करोड़, 57 करोड़ इतना दिया, 28.5 टू दिस मारन, 28.5 करोड़ टू दिस मारन. तो यू नो, ओ ये बंदा तो सबसे पहले दिस थिंग. सेम थिंग यू कैन टेक गरवारे. गरवारे की डिफरेंट कंपनीज है. गरवारे हाईटेक है, गरवारे टेक्निकल फाइबर्स है. वहाँ पे भी ये जो गरवारे फैमिली है ना, वो अपना 11% ले लेता है. It doesn't mean that's a bad business. It's a good business. I actually have shares in Garware High-Tech Films. I also have it, right? It's a good business. But you have to live with the fact कि ये बंदा अपना 11% तो ले ही लेगा. लेकिन ये उतना ख़राब नहीं है जितना मैंने वो सन टीवी वाला एग्जाम्पल दिया था. और क्यों बोलते हो ऐसा वो उतना ख़राब नहीं है? मतलब वहाँ पे तो 57% ऑफ द वेज बिल वॉज गोइंग टू दोज 2 पीपल. राइट. यहाँ पे शायद उतना नहीं है. बट मेरा ना अभी भी बात ये आ जाती है, कोई ऐसा बंदा है जिसके पास इतना टाइम नहीं है. करेक्ट. राइट. क्योंकि ये तो तब है जब इतनी रिपोर्ट्स पढ़ना, इतना समझना, जब मेरे पास टाइम है और मैं बहुत तसल्ली से ये सब कुछ करना चाहता हूँ. राइट. मेरे पास सिर्फ टाइम बिल्कुल नहीं है. मेरे को चाहिए कि मेरे को एक बहुत सिंपल सा पोर्टफोलियो बने जिससे मेरा 12 से 15% का रिटर्न आ जाए साल भर का. हाँ, तो वो भी उसके लिए मैं क्या करूँ? वो भी करते. सो अभी तक मैं आपको ग्रोथ बता रहा था. राइट. नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द गेम विच इज़ वैल्यूएशन. ओके, वैल्यूएशन हमने ऑलरेडी छेड़ दिया इसके ऊपर कि 1 रुपये के सामने मुझे कितना, व्हाट्स माई एक्विजिशन कॉस्ट बेसिकली, कितना पैसा लगाना पड़ रहा है 1 रुपये प्रॉफिट के लिए, जिसको हम लोग पी रेशियो भी बोलते हैं. राइट, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड. प्रॉफिट टू इक्विटी रेशियो. नो, इट इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो. प्राइस अर्निंग रेशियो. राइट. सो बेसिकली द current price of the share divided by the earnings per share. That's what this means. अब ideally you want that your P ratio should be as low as possible. तो अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है ना, जहाँ पे आपका ग्रोथ हाई है और आपका वैल्यूएशन लो है, यू कैन गो फॉर इट. इसका एक एक्चुअल टेक्निकल वर्ड भी है. इट्स कॉल्ड गार्प, GARP, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस. एक सज्जन थे पीटर लिंच, वेरी रिनाउंड इन्वेस्टर. उन्होंने ये कॉइन किया था, एक्चुअली किसी और ने किया था बट उन्होंने पॉपुलराइज कर दिया था इस पर्टिकुलर चीज़ को. सो गार्प. सो इफ़ एनी वन इज इंटरेस्टेड प्लीज़ गो ऑनलाइन, चेक आउट गार्प, काफ़ी मिल जाएगा. आई थिंक एज अ सिंगल स्ट्रैटेजी दिस वन वर्क्स. तो अगर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये चाहिए, वापस स्क्रीनर में जाइए, वो कंपनीज आइडेंटिफाई करिए जिनका सेल्स ग्रोथ लेट्स से मोर देन 15% है, जिसका EPS मोर देन 15 या मे बी 20% है, एंड द P रेशियो इज लेस दैन 30. Why less than 30? बिकॉज 30 से ज़्यादा काफ़ी महंगा हो जाता है. इट्स आई वोंट से इट्स अ रैंडम नंबर, बट जनरली आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट अगर आप P रेशियो बहुत हाई रखते हैं ना, लेट्स से इट्स मोर देन 50 फॉर एग्जाम्पल, आपका एंट्री पॉइंट बहुत एक्सपेंसिव हो गया. तो अगर ये कंपनी अच्छा भी करता है ना, बिकॉज आपने एंट्री पॉइंट काफ़ी महंगा लिया था ना, आपको उतना
उतना कैपिटल Growth नहीं मिलेगा। मतलब इतना रिटर्न नहीं मिल पाता है फिर आपको, सो दैट बिकम्स योर प्रॉब्लम। परसेंटेज रिटर्न उतना नहीं आ पाता। परसेंटेज रिटर्न्स कम हो जाएगा। सो एक होता है तो बेस्ट केस सिनारियो। सो बेस्ट केस सिनारियो वो होता है जब आप किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं जो अच्छा ग्रोथ दे पा रहा है, लेट्स से 25% पर ईयर, एंड लेट्स से द वैल्यूएशन इज़ वेरी लो, लेट्स से इट्स 20 फॉर एग्जाम्पल। कभी कभी जब रिसेशनरी थोड़ा कुछ जैसे कोविड टाइम हुआ था, राइट, जब वो गिरता है ना, तब ऐसे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलते हैं। इट्स वेरी रेयर बिकॉज जनरली इफ़ अ कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो, आपको पी रेशियो इतना कम कभी मिलेगा ही नहीं। आपको 70, 80, 100, 200 सब दिख जाएगा। तो ये अलग होता है, बट दिस इज़ वेयर आपको थोड़ा पेशेंस होना चाहिए कि आपने कहा सब कुछ उठाना है, यू हैव टू वेट फॉर दैट राइट मोमेंट टू कम इन, तब तक रखो अपने पास पैसा। इट्स लाइक मतलब मैं हमेशा ये एक एनालॉजी देता हूँ दैट इन्वेस्टिंग इज़ लाइक प्लेइंग अ टेस्ट मैच। जैसे अभी इंडिया वेस्ट इंडीज़ चल रहा है ना, एंड थिंक ऑफ योर सेल्फ एज राहुल द्रविड़। वो भाई आएगा, बॉल करेगा, तुम छोड़ दो, मत मारो, अगला बॉल करेगा, छोड़ो, कोई बात नहीं है। सो दिस इज़ वॉट द स्टॉक मार्केट इज़। वो आपको बॉल फेंकते जा रहा है, इन्फोसिस एट 2000, रिलायंस एट 1500, हर मिनट आपको फेंक रहा है, हर सेकंड आपको फेंक रहा है। ज़रूरी नहीं आपको मारना है, छोड़ते रहो, कोई बात नहीं, कोई आपको कुछ नहीं। जब मारोगे तो कोशिश करो चौका मारने का। सो इफ़ यू कैन गेट दैट एटीट्यूड इन योर हेड दैट जस्ट बिकॉज यू हैव मनी कहीं पे डालना है, नहीं, व्हेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी तब पैसा डालना है। अब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाऊंगा। क्यों? नहीं, वो भी देखते हैं, ऐसे क्या बात है। पहले तो मैंने सोचा था दिखा दूंगा। फिर ये जो चौके छक्के वाली जो बात है ना, इम्पेशेंस, जो पेशेंस नहीं है ना लोगों में, मैं भी आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, वो कंट्रोल करना। आई थिंक इस पे ना एक बहुत अच्छा कोट भी है वॉरेन बफे का। वो बोलते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। सो इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। मतलब कुछ लोग हैं जो इम्पेशेंट होके पैसा गवा रहे हैं, करेक्ट, कुछ लोग हैं जो पेशेंट होके पैसा कमा रहे हैं, यही गेम है बस। तो अगर आप मेरा भी पोर्टफोलियो देखेंगे ना, जिसमें मैंने पैसा कमाया है वो तब मैं जब मैं पेशेंट था, हाँ, और मैंने गवाया भी है वो तब मैं इम्पेशेंट था। मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक्स ले लिए थे जो शायद 50-60 के पी पे ले लिए थे, पता नहीं, मैंने उतना सोचा नहीं। टुडे पैसा नहीं गवाया मैंने, या शायद 10% गवाया होगा, बट वो जो 60 रुपीज़ में अवेलेबल था ना, आज वो 25 रुपये में है। वो तो थैंकफुली थोड़ा ग्रोथ हुआ, तो मैंने ग्रोथ का एंगल तो ठीक से देख लिया, लेकिन जो वैल्यूएशन वाला पार्ट था वो मैंने मिस आउट कर दिया। अगर आप दोनों को रख सकते हैं ना, दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन, गुड थिंग्स विल हैपन टू यू। तो हमेशा जैसे आपने जिस तरह सवाल पूछा था, क्वेरी लिखिए जिसके अंदर आपका ये गार्ड स्ट्रैटेजी के हिसाब से आएगा। आपको शायद 30 स्टॉक्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है। वो 30 स्टॉक्स में से आप जैसे जो अवॉइड करना चाहिए वो सब हटा दीजिए। जैसे मैं कुछ कुछ चीज़ों को हटा देता हूँ, मैंने आपको बता दिया। अब हटा दिया आपने, आपका पर्सनल चॉइस, मेरा पर्सनल वो चॉइस, तो 15 बच जाएगा। दैट 15 अगर आप एक बार एक रिसर्च कर सकते हैं तो इट्स एक्चुअली गुड, नहीं कर सकते तो वो 15 ले सकते हो। हाँ, अब मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है, हाँ जी, ठीक है, हाउ डू यू स्प्लिट दिस इनटू मल्टीपल सेक्टर्स? इसमें भी कुछ होता है कि 15 में एक साथ ले लो, एक ही बारी ले लो, थोड़ा थोड़ा ले लो, लाइक व्हाट्स द राइट स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट मनी? हाउ डू आई स्प्लिट मनी? आई जनरली फॉलो अ वेरी सिंपल वे। सबसे पहले अगर मैं पहला दिन पे हूँ, मतलब जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो मैं इक्वल स्प्लिटिंग कर दूंगा। तो समझ लीजिए 10 स्टॉक्स हैं, 1 लाख रुपए 10-10 हज़ार हर एक में डाल दिया, ठीक है। सो दिस वन वे ऑफ गोइंग थ्रू इट। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली अराउंड 40-50,000 हर एक में डालता हूँ। अगर मैं किसी को ट्रैक भी कर रहा हूँ ना, किसी कंपनी को, तो मैं 40-50 हज़ार रुपये अभी डाल देता हूँ ट्रैकिंग के टाइम पे। ट्रैकिंग के टाइम पे, मतलब जिसमें डालना होता है वो तो काफ़ी ऊपर है, हाँ, तो 5-6 लाख क्रॉस कर ही जाता है, बट दिस जस्ट टू स्टार्ट आउट, ओके। फिर क्या होता है ओवर टाइम, जो क्योंकि आपने जब पैसा डाला है ना, तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है उस स्टॉक को समझने में, उस कंपनी को समझने में। आप 1 महीने में और समझेंगे इस कंपनी के बारे में, 3 महीने में और समझेंगे, आप ट्रैक करेंगे। आपका फिर ये 10 में से आपको 3-4 एकदम एवी लगेंगे कि यार ये तो गलत कर दिया लगता है। वो एवी क्यों लगेंगे, क्या रीज़न? स्टॉक घट गया, कोई ऐसा न्यूज़ आ गया जो काफ़ी नेगेटिव है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, या आपने कुछ और डिस्कवर किया, या आपके दोस्त ने बोल दिया कि यार ये तो अच्छा नहीं है, इसमें ये है, तूने देखा नहीं, या कुछ भी हो सकता है। छोड़ दो उसको, गलतियां तो सब करेंगे, ओके, देयर इज़ नो इश्यूज़ विद दैट।
2 आपको ऐसे मिलेंगे या 3 आपको ऐसे कंपनी होंगे जो आपको पसंद आएंगे. ओके, योर नेक्स्ट स्टेप हैज़ टू बी टू गो विद द विनर्स. तो जब अगला एक और डालना होगा ना, 1 लाख रुपए डालना होगा, तो ये जो खराब है उसमें मत डालो. नाउ फोकस ऑन द वंस विच आर डूइंग वेल और यू थिंक कैन डू वेल आउट ऑफ दिस थिंग. इसको हम लोग बोलते हैं एवरेजिंग अप. जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको. एक कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड. ओके, जब मैंने पहली बार डाला था इट वॉज अवेलेबल एट 42 रुपीज़. कोविड के टाइम पे था तो काफ़ी सस्ता था, 42 रुपीज़ पे था. Today it's at I think 500 odd rupees or something like that, more than that maybe. And you're still invested? I'm still invested. But the trick is मैंने 42 पे भी डाला, मैंने 150 पे भी डाला. तो सोचिए मतलब 4 गुना हो गया. फिर भी मैंने डाला. मैंने 250 पे भी डाला, मैंने 420 पे भी डाला. तो मैंने 42 पे भी डाला, मैंने 420 पे भी डाला. तो यू नो दिस इज बेसिकली हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ एन इन्वेस्टर. वरना मैं तो बैठ जाता, अरे यार 42 में डाला, अब मैं 450 में 420 में कैसे डाल सकता हूँ. मतलब 10 गुना होने के बाद कैसे डाल सकता हूँ. बट दिस इज़ हाउ यू इवॉल्व. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो आज 500 रुपये में है वो शायद 2 साल के बाद 1000 पहुँच जाए. क्योंकि इसके अंदर कुछ ग्रोथ चीज़ें मैंने अभी देखी हैं करके. और बिजनेस को टाइम देना पड़ता है. ज़रूरी नहीं है वो आपके टाइम टेबल के हिसाब से बढ़ेगा, नहीं वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से बढ़ेगा. राइट, सो दैट्स दैट. बट दिस व्हाट आई वांट टू से दैट जो अच्छा होता है ना उस पर डालो. और आई डिड द सेम थिंग विद अदर कंपनीज. आई थिंक सेकेंड इन माई लिस्ट इज बैंको प्रोडक्ट्स करके एक है. वो भी जब लिया था तब से वो 10 गुना हो गया, लेकिन मैंने बीच में और 3 बार डाला है. जब वो 7 गुना हो गया तब भी डाला मैंने. एंड थैंकफुली वो 7 होने के बाद भी वो बढ़ गया, डबल हो गया. अभी इस पे जैसे आपने 40 पे भी डाला, हाँ जी, 42 420 पे भी डाला, बिल्कुल बीच में 3-4 और गैप्स पे डाला. करेक्ट. इज देयर एनी पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे आप डिसाइड करते हो अच्छा अब इस पे भी डाल देता हूँ, या वो बस एक नेचुरल आपका महीने के महीने साइकिल है उसमें आप इवैल्यूएट करते हो? एवरी क्वार्टर मैं स्टॉक को रिव्यू करता हूँ ना. एवरी क्वार्टर? एवरी क्वार्टर. अच्छा. या एवरी 6 मंथ्स में डेफिनेटली करते हैं. सीधा 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में करता हूँ. सो देयर इज नो स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट जहाँ पे आप इवैल्यूएट करते हो? कि 40 पे था आप 100 पे भी करूँगा? बिकॉज प्राइस इज ओनली वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना नितिन. इसमें द मेन थिंग इज द ग्रोथ. द सेकेंड थिंग इज द वैल्यूएशन. प्राइस इज ओनली अ डेरिवेटिव ऑफ द वैल्यूएशन. आप समझ रहे हैं? ग्रोथ का प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, स्टॉक प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है. वी अंडरस्टैंड, वो तो बिजनेस से लेना देना है. करेक्ट. जो वैल्यूएशन है विच इज द PE रेशियो, इट हैज़ 2 एलिमेंट्स. इट हैज़ द प्राइस एंड द अर्निंग्स ऑल्सो. राइट. तो प्राइस तो बहुत ही छोटा कॉम्पोनेंट है मेरे लिए. Got it. So price is insignificant. No, it's not insignificant. It's very significant because the price determines your valuation. Right. In that sense, yes. हाँ. So that's तो how हर you 6 take महीने में आप इवैल्यूएट करते हो? evaluate. फिर 6 महीने में आप फिर से वही देखते हो गाप रेशियो क्या है. Correct. इस टाइम पे पोटेंशियल है, 30 से नीचे अगर PE रेशियो है, ये सारा जो आपका फर्स्ट टाइम पे था वही आप देखोगे. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इस टाइम पे PE रेशियो बढ़ चुका हो. हाँ, तो अच्छी बात है अगर बढ़ गया तो, बिकॉज आपका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, आपका ये बढ़ रहा है, अच्छी बात है. सो एट सम पॉइंट अनलेस इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, वो कभी कभी ना स्पाइक्स आता है. जैसे जो स्टॉक जो एवरेज होना चाहिए लेट्स से 30 का, कभी कभी वो 80 तक भी चला जाता है. इसके 2 रीज़न हो सकते हैं. या तो उसका अर्निंग्स गिर गया, अगर अर्निंग्स गिर गया तो भी फ़र्क पड़ेगा ना, बिकॉज इट्स अ डिनोमिनेटर में आपका डाउन हो गया. बिल्कुल. तो देयरफॉर योर P रेशियो गोज अप. इधर दैट हैज़ हैपेंड, और उसमें कुछ ज़्यादा ही बाइंग इंटरेस्ट है तो चढ़ गया ऊपर, प्राइस चढ़ गया. बट डजंट इट गिव यू सिग्नल कि यार लोग खरीद रहे हैं तो और जो ऊपर जाएगा? नहीं, वो हमेशा नहीं होता है. ये एक थर्ड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है जिसको लोग बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग. मैं कुछ पैसा मोमेंटम पे भी डालता हूँ, बिकॉज पहले मैं इसको बिलीव नहीं करता था. तो मोमेंटम क्या है? इट्स लाइक आपको याद है वो एक मैच था जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, राइट? सो उसमें उसने पहला मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, राइट? एंड तब रवि शास्त्री ने कुछ बोला. रवि शास्त्री ने बोला एवरी चांस हियर फॉर युवराज टू डू द फुल मॉन्टी, 6 सिक्सेस ऐसे करके. फिर उसने 5वां भी मारा, ठीक है?
छठे में व्हाट आर द चांसेस कि वो छठा भी छक्का मार लेता है या छठे बॉल पे वो आउट हो जाता? वेयर वुड यू पुट द बेट मोर? मारने पे छक्का। मारने पे छक्का। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। आप एक फॉर्म में आ गए हो, आप एक लय में आ गए हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं इसको। एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, तो वो वेलोसिटी है हाँ। आपके पास। तो ये भी एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है जिसमें जो बढ़ रहा है वो और बढ़ेगा, जो घट रहा है वो और घटेगा। वो मार्केट सेंटिमेंट है। हाँ, थोड़ा वो टेक्निकल चार्ट वार्ट वो बनाते हैं ना, वैसा टाइप का, थोड़ा वैसा हो गया। पहले मैं विश्वास नहीं करता था, बिकॉज यार मुझे लगता था साला प्राइस डबल हो गया तो और क्यों बढ़ेगा, मतलब ये तो और ही मेरे को डर लग रहा है कि वैसे ही ओवर वैल्यू हो गया तो और क्यों बढ़ेगा। बट अपेरेंटली नो। तो 1996 के आसपास इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुआ था, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, एंड रिसर्चर्स ने हर चीज़ें ट्राई की है, बट इवेंचुअली यही निकला कि नो, दिस इज़ एक्चुअली अ फैक्ट ऑफ लाइफ दैट मोमेंटम carries things a little further for stocks which are going up, and it pushes down certain stocks जो नीचे की तरफ जा रहे हैं। एंड इसमें कुछ फंड्स हैं इस तरह, वैसे तो स्टॉक्स में बना सकते हैं आप, लेकिन कुछ फंड्स निकल के आए हैं पिछले 3-4 साल में। दीज आर कॉल्ड मोमेंटम फंड्स। अच्छा, डेडिकेटेड टू दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग। दिस थिंग। तो इंडेक्स फंड्स होते हैं ज़्यादातर, थोड़े एक्टिव फंड्स भी हैं, बट ज़्यादातर इंडेक्स फंड्स होते हैं। एंड दीज इंडेक्स फंड्स डू दिस ओनली, कि वो पिछले 6 महीने का देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स बढ़ गए तो उसमें पैसा डाल देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं उसमें और थोड़ा डाल लो, 6 और महीना डाल लो। सो इट्स अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, 3 महीने या 6 महीने वाला स्ट्रैटेजी है। मैं इट्स बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मैं क्यों ये स्टॉक्स में नहीं करता, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। क्योंकि कौन हर बार 3 महीने बाद 6 महीने बाद इसको रीबैलेंस करता रहे, रिव्यू करता रहे, वो उतना नहीं मेरे को लोड लेना। मेरा जो थॉट प्रोसेस होता है, बाय सर्टन कंपनीज जिसमें आप एक 10 साल का एक पेशेंस रख सकते हो। 10 years, मतलब आइडली दैट्स व्हाट आई वांट, अच्छा, कि 10 साल तक भाई होना चाहिए ऐसे करके, मतलब दैट। बट लोग तो बहुत इम्पेशेंट है ना, लोगों को तो चाहिए मुझे आज ही आज 1 लाख डबल हो जाए। अब वो ठीक है, वो अगर ऐसा होने लग गया तो कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स में हो जाता है, बट वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इट, वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इट। अभी आप द बेस्ट स्टॉक फंड मैनेजर्स को भी देख लें, इफ यू डू मोर देन 20% ओवर अ 10-year पीरियड, यू आर अ किंग। इवन वॉरेन बफे इज लाइक 16-15-16%, करेक्ट? हाँ, ऐसे कुछ होगा। तो इवन इफ इट्स 20%, आई मीन आप लेजेंड हो। हाँ, अगर आपने 25% कर लिया, आप लेजेंड हो। सो 25% का क्या सिग्निफिकेंस होता है? अगर आप 1 रुपये लेते हैं, उसको 25.9% पे कंपाउंड करते हैं 10 साल के लिए, तो आपका 1 रुपये 10 रुपये बन गया। दैट्स नॉट अ बैड डील। बट वो जो 25.9% है ना, वो बहुत लोग नहीं बनाते हैं, बहुत कम लोग बनाते हैं, बहुत कम लोग बनाते हैं। आपका क्या एवरेज रिटर्न है? मेरा अभी जो म्यूचुअल फंड्स पे पहले बता देता हूँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे इट इज़ 16.5, 16.6 XIRR। और मेरे जो स्टॉक्स है उसमें पहले मैं अनरियलाइज का बताता हूँ, क्योंकि मेरा रियलाइज वाला सब मिला के इट विल बी अ गेस, बट अनरियलाइज मैंने देखा था, इट इज़ राइट नाउ एट 29%। 29%? हाँ, बट दैट्स नॉट हाउ यू शुड लुक एट इट, बिकॉज कुछ मैंने रियलाइज भी किए होंगे, थोड़ा लॉस पे किया होगा, प्रॉफिट पे किया होगा। अगर मैं गेस ले सकता हूँ तो इट्स मोर लाइक 24%। 24% इज अ मैसिव रिटर्न। इट इज़, लेकिन वो कम होगा नितिन, मतलब आई रियली डोंट थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी द नंबर फॉर मी, बट इफ आई कैन गेट टिल 20% आई विल बी वेरी हैप्पी। पाओ, लोगों को डबल चाहिए, आप 20 में खुश हो। हाँ, 20 में खुश है, लेकिन वो 20 हम रख लेंगे तो वो डबल ट्रिपल 10 गुना पड़ जाएगा। हाँ, बट एक बात बताओ, मेरे को चाहिए मैं बस किसी के स्टॉक्स का पोर्टफोलियो देखूं, किसी अच्छे फंड का या किसी अच्छे इन्वेस्टर का, आप ही कॉपी का, मार लो, आप ही का देख लूं। हाँ, सीधा मैं आपका पोर्टफोलियो देखूं, करेक्ट। पता नहीं पब्लिक है या नहीं है, बट लेट्स से पब्लिक है, एज्यूम कर लेते हैं। पहला तो वो देख लें कि इस बंदे का पब्लिक है या नहीं है, वो कैसे ढूंढना है। Sure. ठीक है, बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स का, कि कैसे देखें कि वो किस किस में इन्वेस्टेड है। करेक्ट। सेकंड, if they are invested, should I be investing and will I be also be getting the same kind of return or not? हाँ, सो इस पर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस किए थे। खुद का पैसा नहीं डाला मैंने, बट एक बैक टेस्ट टाइप का मैंने किया था। सो व्हाट आई डिड इज,
अगर आप टिकर टेप पे जाते हैं या NSE, हाँ, या NSE के वेबसाइट पे भी चले जाते हैं, गूगल करिएगा NSE बल्क डील्स ऐसे करके डालिए, तो एक वेब पेज खुलेगा जिसके अंदर बल्क डील्स, ब्लॉक डील्स आते हैं. सो दिस आर बेसिकली मार्की इन्वेस्टर्स जो एक अच्छा अमाउंट खरीद लेते हैं ना, मतलब छोटा अमाउंट भी हो सकता है, बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, बट दे हैव टू डिस्क्लोज, और उसका एक टाइम लिमिट होता है, शायद 24 या 2 दिन के अंदर उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मैंने इतने शेयर इस कंपनी में इस प्राइस पे लिए, एंड यू कैन टेस्ट इट आउट, तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगा. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो गया कि हाउ टू नो कि ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, या कहाँ से हम ढूंढें कि इन लोगों ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितने प्राइस पे इन्वेस्ट किया और किस दिन को इन्वेस्ट किया. तो ये डेटा अवेलेबल है. तो मैंने क्या किया, इस डेटा को उठाया, मैंने कुछ टॉप के जो मुझे सुने इन्वेस्टर्स हैं, मधुसूदन केला, विजय केडिया, आशीष कचोलिया, डॉली खन्ना, मुकुल अग्रवाल, इन सब का मैंने एक लिस्ट बनाया. दिस केम टू अ गुड 120-125 स्टॉक्स. ठीक है, 4 साल का कुछ डेटा था. फिर मैंने उन ट्रेड्स को रेप्लिकेट किया कि अगर मैं भी यही करता, जिस दिन को उन्होंने खरीदा या जिस दिन को रिपोर्ट हुआ, उस दिन को अगर मैं भी खरीद लेता तो मेरे को कितना फ़ायदा होता इस चीज़ का. अब प्रॉब्लम ये था कि बाय और सेल वैसे तो दोनों अवेलेबल था, लेकिन थोड़ा सा ना हेजी सा है, बिकॉज यू डोंट हैव एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन. तो मैंने बोला छोड़ यार, सेल वेल क्या करना, हम एक सिंपल सिस्टम बनाते हैं कि जिस दिन उन्होंने खरीदा खरीद लेंगे, और उसके एग्जैक्टली 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद समझ लो हमने बेच दिया कायदे से. क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? द नंबर्स वर प्रीटी गुड एक्चुअली. तो अगर मैं 3 महीने बाद बेच देता तो मेरे को जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट होता, दैट वुड हैव बीन अराउंड 12%, 10% के आसपास. दैट्स इट. मतलब एनुअलाइज्ड बेसिस पे देखोगे तो इट्स 40-50% ना. करेक्ट. 3 महीने में तो ऑब्वियसली. हाँ, 3 महीने में, हाँ, एब्सोल्यूट. यही जब मैंने 6 महीने में देखा तो इट वॉज सम 17-18%. वाह. 1 साल का भी अच्छा था, 2 साल. जब मैंने हर एक अलग अलग टाइप से मैंने थोड़ा सिमुलेशंस करके देखा, तो ये निकला कि अगर निफ्टी में आपने एक्स बनाया होता, इन लोगों का कॉपी करके आपको एक्स प्लस 7%, 8% मिल गया होता. So copying someone is not a bad strategy. It's not a bad strategy. Knowing that this guy is a decent investor, right? Credible So, investor. Credible investor. So it's not a bad strategy. अब मैंने हर तरीके से मैंने कोशिश करके देखा, बट 7-8% निकला by using this particular methodology. एक्स्ट्रा निकला. हाँ. आपको बस थोड़ा अपना बिहेवियर समझना पड़ेगा, बिकॉज एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेसिमिस्ट विल नेवर मेक मनी, अ पेसिमिस्ट कैन नॉट ग्रो वेल्थ. सो यहाँ पे पेसिमिज्म कैसे आता है, लोग सबसे पहले बोलेंगे अरे यार उसने तो जिस दिन खरीदा उस दिन बढ़ गया होगा प्राइस, अभी मैं 2 दिन बाद खरीदूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा. ठीक है भाई, मैंने वो नुकसान के बाद ही तुम्हें बताया है 7-8%. हाँ. अब वो जो जिस दिन उसने खरीदा वो आपको फ़ोन करके तो नहीं बताने वाला ना, हेलो मैं आशीष बोल रहा हूँ, मैं ना अभी खरीद रहा हूँ ये 1 लाख शेयर, वो तो नहीं बोलने वाला. सो वाई आर यू बीइंग दिस थिंग? सो सेटल ऑन द डेटा. द डेटा इज शोइंग 7-8% ऑन द डे ऑफ डिस्क्लोजर. तो खरीदो उस दिन, ट्राई करके देखो, पूरी जमा पूंजी डालने की जरूरत नहीं है. ओवरऑल जैसे 100% आपका पोर्टफोलियो देखूँ, हाँ जी, क्या उसमें कोई प्रेफरेंस सेक्टर भी होता है आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप देखते हो बस. इसको इट डजंट मैटर. इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप स्टॉक पिकिंग. ओके. मतलब आप बिजनेस को देखो और फिर पिक करो. इट डजंट मैटर व्हाट सेक्टर और एनीथिंग लाइक दैट. जैसे है कि टेक आजकल बहुत ग्रो कर रहा है, या ईवी बहुत ग्रो कर रहा है, इथेनॉल रिलेटेड स्टॉक्स बहुत ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग का बहुत ट्रेंड चालू हो गया है. करेक्ट. सो डू यू लुक एट इंडस्ट्रीज ऑल्सो, और यू डोंट केयर अबाउट दैट? I don't care about the industry, but I look at unique businesses. For example, I'll give you BLS करके एक कंपनी है, उसने मुझे पैसा बना के अभी तक दिया नहीं है, राइट, बट आई एम वेरी होपफुल वो बना के देगा. सो व्हाट इज BLS? यू हर्ड ऑफ BLS? नो. ओके. VFS सुना है? या सो वीज़ा के लिए धक्के खाने पड़ते हैं वहाँ पे. तो BLS उसका अच्छा छोटा भाई समझ लीजिए. ठीक है. सो VFS हैज़ अ 50-60% का मार्केट शेयर है, BLS के पास 10-15% का है. इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा 4 ही कंपनी है, उसमें से एक BLS भी है. ओके. अब मुझे वो मॉडल बहुत अच्छा लगता है.
बिकॉज आपको याद है जब आप वीज़ा लेने के लिए गए थे, वो आप काउंटर पे आए होंगे, उसने बोला होगा हाँ इसका जेरोक्स नहीं है, तो उसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, तो कितना 100 रुपये लगेगा जेरोक्स का। आपने ये तो नहीं बोला नहीं मैं बाहर से करा के लाऊंगा, आपने वो 100 रुपये दिए होंगे। तो ये बिज़नेस मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है 500 लोगों की, सबके हाथ में रुपए हैं, एंड वो मतलब आके ऑलमोस्ट भीख मांग रहे हैं कि एंड होप है हाँ होप है कि वीज़ा मिलेगा वीज़ा मिलेगा। एग्जैक्टली। सो आई लव दिस बिजनेस। इसको मतलब बोलते हैं प्राइसिंग पावर है इस कंपनी के पास, देयरफॉर, एंड दिस हार्डली एनी कॉम्पिटिटर इन दिस पर्टिकुलर। ठीक है थोड़ा रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है एंड ऑल दैट स्टफ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट इट्स नॉट अ वेरी अनसर्टेन बिजनेस। You there is a certainty that you will go there at some point in time in your life. Correct. And you'll stand in that line with 500 other people कि यार मेरा वीज़ा करवा दो आप बस, ठीक है ऐसे करके। सो दैट्स अ यूनिक काइंड ऑफ बिजनेस। सिमिलरली एक Zaggle करके एक कंपनी है, अगेन उसमें मैंने पैसे नहीं बनाए अभी तक, लेकिन मैंने डाल के रखा हुआ है बिकॉज आई हैव अ 10-year व्यू ऑन दिस कंपनी एंड इवन अदर कंपनीज। तो उसमें भी ऐसे ही है। Zaggle क्या करता है? Zaggle is a tech company. XAGGLE, right? ZAGGLE. It's into spends management. Yeah. ठीक है अब I think there are customers. Oh, they are? Okay. So हर company में obviously there are spends, right? Your company, you have spends. They will organize that spend in a proper software सब करके सब होता है. They make their money from that, right? तो इधर भी वो unique model है, but let me just compare this with what happens in the US, for example. So UX में एक Bex करके कंपनी है. That is valued at $5 billion. This guy is probably at some $1.5 billion, Zaggle. तो अभी वो बहुत बड़ा स्पेस है इसके पास ऑफ काइंड ऑफ बिकमिंग बिग। जैसे इसके पास डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। एक वेरी सिंपल सोल्यूशन है, एक फ्लीट सोल्यूशन है। अभी क्या होता है पुराने मतलब ट्रेडिशनल वे में, आप समझ लीजिए आप ट्रक के मालिक हैं और मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे बोलेंगे यार चेन्नई में ये सामान करना है, एंड देन यू विल गिव मी 20,000 रुपीज़ कि यार ये पेट्रोल के लिए और तेरे आने जाने का ये 20,000 रुपये में तू करके। इमेजिन द रिस्क यू आर टेकिंग। 20,000 50,000 जो भी दिया आपने मुझे, इमेजिन द रिस्क यू आर टेकिंग एंड इनएफिशिएंसी देखिए। मैंने आपसे 50,000 रुपये लिए, अब मैं जाऊँगा वो पेट्रोल पंप के पास, उससे मैं पैसा खाऊँगा पेट्रोल पंप वाले से, 200 रुपये मेरा कमीशन ऐसे करके दे। कहीं पे मैं खाना नहीं खाऊंगा या दिस थिंग करूँगा, लेकिन बिल कर दूंगा आपको कि हो गया। सामान कुछ उठा के कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम। तो Zaggle क्या बोलता है कि मैं फ्लीट मैनेजमेंट के लिए मैं आपको एक कार्ड दे दूंगा या कुछ दे दूंगा, समथिंग लाइक दैट, और सब कुछ उसको बोलिए कि वो कार्ड से करे। ठीक है। नाउ एज अ ट्रक ओनर आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर 50,000 लोड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है 50,000 तो पूरे ट्रिप के लिए चाहिए। तो आज आपको कितना लोड करना है? सिर्फ 5,000 रुपये, क्योंकि आपको पता है कि 1-2 दिन का रिक्वायरमेंट सिर्फ 5,000 रुपये का है। सो इमेजिन द वर्किंग कैपिटल जो आपका है एज अ ट्रक ओनर कितना बच जाता है। जहाँ पे आपका 50,000 ब्लॉक हो रहा था, नाउ यू हैव टू ब्लॉक ओनली 5,000 रुपीज़। सो these are the tech solutions. But don't they have something in competition? I'm sure they would be having Zaggle also. बहुत कम है, मतलब अच्छा। मैंने उनके जो ट्रांसक्रिप्ट में उनसे ये सवाल पूछा किसी ने, that who are your competitors? They replied back कि we don't think we have any direct competitor. Hard to imagine. Hard to imagine. I'm sure Sodexo टाइप का या Zeta करके कंपनी था, उनके पास भी ऐसे solutions होंगे, या there will be some smaller players who will be doing something like this, will be there. But it's an open space at the moment. That's how I look at it. And this is a unique business. And it's a fintech company and it's profitable. I mean, to get a fintech company which is profitable is a rarity, right? Yeah. So it's a decently profitable and company. It's listed. Since when? It's listed. हो गया होगा 3 साल तो हो गया होगा उसको। ज़्यादा नहीं, 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाता है, आई थिंक ऑन अ क्वार्टरली बेसिस और समथिंग, इट मेक्स सो मच। तो वैसा है करके। इट इज़ अ बिट, आई वोंट से इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट इट्स समवेयर अराउंड 50K पी पे है एट द मोमेंट। है उसमें भी कुछ पेचीदगियाँ है, एज एनी बिजनेस शुड हैव करके, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द यूनिकनेस ऑफ द बिजनेस। सो दिस इज हाउ यू काइंड ऑफ लुक एट। सो जैसे हमने टिप्स का बात किया, BLS का किया, Zaggle का किया, IEX, the Indian Energy Exchange is another business which is very
unique. It's like it gets together the producer of electricity and the consumer of electricity, और दोनों के बीच में एक मार्केट प्लेस है. इट्स कॉल्ड अ पावर एक्सचेंज. इंडिया में 3 ही है, IEX, PXIL एंड हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज. सो उसमें से ये है, एंड दिस गाय हैज़ 85% मार्केट शेयर. तो अभी इधर भी कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस आए हैं, जैसे CERC, विच इज़ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन. उन्होंने बोला है कि हम मार्केट कपलिंग करेंगे, which has a negative implication on IEX करके. बट एज अ बिजनेस मैं बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी यूनिक बिजनेस. देयर आर लॉट्स, अगर आप रीड करेंगे आपको काफ़ी कुछ मिलेगा. जैसे देयर इज अ कंपनी कॉल्ड स्काई गोल्ड, उससे भी बड़ा कंपनी, बट दैट्स नॉट लिस्टेड, इज एमरल्ड. तो ये एमरल्ड एंड स्काई गोल्ड क्या करता है, जब आप किसी दुकान में जाते हैं, कल्याण, मलाबार, PC ज्वेलर्स, तनिष्क, वो जो ज्वेलरी रखा होता है ना, वो इन्होंने नहीं बनाया होता है, वो स्काई गोल्ड ने बना के दिया होता है. वो एमरल्ड ने बनाया. सो स्काई गोल्ड एमरल्ड इज़ अ B2B कंपनी, जिनका काम है ऑर्नामेंट्स बना के रिटेलर्स को देना. अच्छा. सो रिटेलर से ऑर्डर आएगा, ये लोग बनाएंगे, दे देंगे उसको. फ्रंट एंड ये है. फ्रंट एंड वो तनिष्क है, तनिष्क है, हाँ. कल्याण ज्वेलर्स है, ये सब है. बट जो बना रहा है एक्चुअली वो ये लोग हैं. एंड दे मेक लाइक 1 ton ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एवरी मंथ और समथिंग लाइक दैट. AI की बात कर लेते हैं. लेट्स से AI का इम्पैक्ट हमें दिख रहा है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, राइट? इस केस में आप क्या रिएक्शन देते हो? So AI, I think for me is a very useful thing actually. पहले मैं इन्वेस्टिंग की तरफ से बता देता हूँ, बिकॉज एक पार्ट अभी भी रह गया था. तो याद है आपको, मैंने बोला था कि वो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट देख सकते हो, नोट्स देख सकते हो. एक थर्ड वे, विच इज़ वॉट आई डू नाउ मोर कॉमनली, इज़ दैट मैं AI का इस्तेमाल करता हूँ. तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो भी PDFs आ गए हैं, अर्निंग्स कॉल हो गया, एनुअल रिपोर्ट हो गया, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स हो गया, न्यूज़ आइटम्स हो गए, यूट्यूब वीडियोज़ हो गए, मैं इन सबको उठाता हूँ एंड आई गो टू दिस वेबसाइट कॉल्ड notebook.lm. गूगल का जो है notebook.lm, whatever is the URL. Yeah, that's for Google, right? हाँ, that's from Google, right? So I go there and मैं इन सबको वहाँ पे डंप कर देता हूँ. अच्छा. ठीक है, वो एक बार डंप कर दिया, उसके बाद एक माइंड मैप करके है, उस पर क्लिक किया, उससे मुझे एग्जैक्टली वो काइंड ऑफ ब्रेकडाउन पता लग जाता है कि ग्रोथ ड्राइवर्स, बिजनेस मॉडल, उसके अंदर देर आर द माइंड मैप्स वाले जो डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं, वो सब होता है. इट स्टार्ट्स गिविंग यू अ बेटर पिक्चर ऑफ व्हाट दिस इज. और थोड़ा बहुत आपने ये पढ़ा होता है. नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. अब नोटबुक LM मुझे क्यों बेटर लगता है एज कम्पेयर टू लेट्स से ChatGPT या Gemini, इज बिकॉज नोटबुक LM ना हेलुसिनेट नहीं करता, ड्रीम नहीं करता. It restricts it It to the restricts core to data what जो I've है. given it. हाँ, उसके अलावा नहीं बनाएगा नहीं वो. बनाएगा वो, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट एडवांटेज. हाँ. तो मेरे को मतलब AI में बोलते हैं ना कि इतना विश्वास मत करो, डेटा का खुद से वेरीफाई करो. इस पर्टिकुलर केस में मुझे वेरीफाई करने की जरूरत. एक्चुअली उसका रीज़न है, AI के केस में द गोल ऑफ दैट LLM मॉडल करेक्ट is to complete the task. एग्जैक्टली Its reward function is wired in a way कि तेरे को complete करना है task. Exactly. तो उसको अगर वो fact सही भी नहीं मिलता ना, Correct. तो its goal is to anyway complete the task. तो वो complete ही करेगा. हाँ, आई थिंक वो इट्स पार्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऑल्सो. जो लोग प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं वो एक बहुत ही मतलब 1 लाइन में ख़त्म कर देते हैं. अदरवाइज इज अ प्रॉपर सेटअप टू इट, राइट? उसका पर्सोना क्या है, उसका आउटपुट क्या है, Act as a उसका finance task क्या है, evaluator, exactly. all हाँ, of that. correct. Yeah. तो वो सब देना पड़ता है. बट अब आप मुझे ये बताओ, हमने ये तो फिगर आउट कर लिया. अच्छा, एक फिगर आउट करने में ना एक और चीज़ भी है. देर इज ऑन दीज एप्स यू ऑलवेज गेट टू सी दिस थिंग विच सेज के टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स. हाँ, ज़्यादातर correct. हाँ, सब आज के कौन से टॉप नजर गेनर्स वहाँ हैं? पड़ती है. हाँ, करेक्ट, आजकल सबसे ज़्यादा टॉप गेन किसने किया है, सबसे ज़्यादा टॉप लूज. राइट. इज दिस अ गुड वे टू पिक अप गुड स्टॉक्स? नो, इट्स नॉट. इट्स नॉट. Because top gainers and top losers are basically price oriented. The only place where it helps you, जो अगर वो टॉप लूजर्स फॉर एग्जांपल हो गया, उसमें आपने जो वॉच लिस्ट बना के रखा हुआ है उसके साथ वो मैच हो जाए. कि किस PE रेशियो पे मुझे लेना था उसको, और वो उसमें फॉल कर गया, करेक्ट, तो मैं खरीद सकता हूँ. करेक्ट. तो इसमें भी आप AI यूज़ कर सकते हैं. यू कैन सेट अप अलर्ट्स. ठीक है, वहाँ पे वो अपलोड कर दो, वो उसको बता दो कि ये होगा तो मेरे को ईमेल डाल देना. यू कैन डू एन इंटीग्रेशन वाया Gmail एंड यू कैन गेट दैट आउट. सो प्राइस alone doesn't help you at all. It might help
a technical guy or someone, but a fundamental investor like me, it doesn't help me. मेरे लिए वो दोनों मैच होना चाहिए, the business and the price, दोनों मिला के I can conclude. I can't conclude with only one thing. एंड लेट्स से आपने मुझे बोला कि मैं 10 साल का विंडो लेके चलता हूँ, ठीक है. अभी इस टाइम पे बहुत मौके आते हैं जब आपको लगता है कि बेच देता हूँ, राइट, है ना. व्हाट्स द राइट टाइम टू सेल, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर इनफैक्ट एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, इट्स कॉल्ड एज द डिस्पोजिशन इफेक्ट. इन्वेस्टर्स सेल विनिंग स्टॉक टू अर्ली बट होल्ड लूजर्स फॉर टू लॉन्ग, राइट. तो हाउ डू यू नो व्हाट्स द राइट टाइम टू सेल? Yeah, so I do a few things. Okay, ये सब ज़्यादातर एक्सपीरियंस से है, ऐसा कोई मतलब डॉक्यूमेंटेड नहीं है. अगर किसी स्टॉक में लेट्स गो बैक टू व्हाट ऑल आई डिस्कस्ड. मैंने बोला ग्रोथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट. मुझे 20%, 25%, 25 ज़्यादा है, 20% ग्रोथ चाहिए ईयर ऑन ईयर. अगर किसी ईयर में वो सिर्फ 0% दिया ग्रोथ, आई डोंट सेल. आई फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड सेल्स घटा है तो क्यों घटा है. अगर मुझे वो पॉइंट कन्विंसिंग लगा मैनेजमेंट का, आई स्टिल स्टिक अराउंड, बट आई विल स्टिक फॉर ओनली 1 more year मैक्सिमम. इवन इफ यू नेक्स्ट ईयर लूज मनी. हाँ, इट्स ओके बिकॉज मेरा वो नितिन 10 year का होराइजन है, तो मैं इतना जल्दी नहीं छोड़ूंगा, राइट. इफ द बिजनेस इज स्टिल स्ट्रांग आई विल स्टिक विद इट, बिकॉज आपका जो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा ना, वो ऐसे ही बढ़ेगा. आपको क्या देखना है कि ऐसे बढ़ रहा है लेकिन वो एक स्लैंट में बढ़ रहा है. स्टॉक प्राइस विल नॉट ग्रो, स्टॉक प्राइस ऐसे ही बढ़ेगा. एक मतलब इन 100% ऑफ द केसेस आपका स्टॉक प्राइस ऐसे नहीं बढ़ेगा, आपका ऐसे बढ़ेगा ओवर द लॉन्ग रन. तो आपको ये चाहिए, राइट. इट विल बी स्टुपिडिटी अगर आपने ऐसे हुआ और आपने यहाँ पे बेच दिया, बिकॉज अगर ये ट्रेंड है तो then why are we doing this thing, right? So that's one. Second, is there any management issue? वो देखना बहुत ज़रूरी है. If there is a management problem, मैं वो स्टॉक चाहे अच्छा कर रहा हो बुरा कर रहा हो मैं बेच दूंगा. अच्छा. It's as simple as that. So just to give you an example, it happened with Aurobindo Pharma, जहाँ पे उन्होंने किसी एक कंपनी को खरीदा 400 करोड़ में और समथिंग लाइक दैट. द कंपनी हैड सेल्स ऑफ मे बी 10 crores और समथिंग. फिर बाद में कहीं से कुछ पता लगा, आई मीन दीज आर जस्ट स्टोरीज जो सोशल मीडिया पर मिलता है, बट कहीं से है कि द पर्सन फ्रॉम होम दे बॉट वॉज एक्चुअली कोई रिलेटिव था या कोई जान पहचान का आदमी था या समथिंग लाइक दैट था. सो आई थिंक दिस वॉज इनफ फॉर मी टू काइंड ऑफ से कि आई डोंट वॉन्ट दिस कंपनी इन माई पोर्टफोलियो. उसके बाद उसने अच्छा किया और बुरा किया, आई डोंट नो, बट दिस इज इनफ रीजन फॉर मी कि यार एक बार हुआ है, 2 बार भी हो सकता है और शायद 2 बार पहले भी हो चुका है. तो दिस इज लाइक अ कंप्लीट नो फॉर मी. सो दिस इज अनदर रीजन व्हाई आई वुड सेल ऑफ. द प्लेस वेयर आई विल नॉट सेल इज अगर उसका पी रेशियो बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, बढ़ने दो, कोई बात नहीं. अच्छा, खरीदते के टाइम पे प्रॉब्लम है, बेचने के टाइम सोचता भी नहीं हो. अगर 30 का 80 हो गया तो बहुत अच्छी बात है यार, आपका तो वैल्यूएशन बढ़ ही गया ना, मेरा प्राइस बढ़ रहा है, सब बढ़ ही रहा है, कोई बात नहीं. वो 80 का आई एम श्योर वो शायद 50 हो जाएगा, तो प्राइस घटेगा, कोई बात नहीं. इट्स ओके. आई डोंट वांट टू लूज आउट ऑन दैट कंपनी दिस थिंग करके. बट मैं वैसा कुछ नहीं करता. जैसे बहुत लोग आप देखेंगे डेली मूविंग एवरेजेस यूज़ करेंगे कि ये अगर ऐसे हो गया, क्रॉस ओवर हो गया. आई डोंट, मेरे को वो चार्ट आज तक समझ नहीं आई. मतलब मैं ट्विटर पर देखता हूँ, आज कोई ट्विटर पे स्टॉक ट्रेंड कर रहा होगा, या ट्विटर पे बहुत निफ्टी ट्रेंड कर रहा होगा, स्टॉक मार्केट गिर गया तो ट्रेंड कर रहा होगा. लोग ना, मैंने एक चीज़, मैं आई एम सॉरी बट आई फाइंड इट वेरी फनी एंड माइट फील, बहुत लोगों को बुरा लगे शायद सुन के, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो ऐसे जा रहा होगा ट्रेंड लाइन, ठीक है, वो कहीं पे भी कोई भी लाइन होगा, कहीं पे भी कोई भी लाइन बना देंगे, होगा मतलब रीजनिंग होगा. मैं हर बार देखता हूँ वो लाइन घूम फिर के ना वो मिलाई देते हैं. हाँ, वो मुझे भी उतना चमकता नहीं है, मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया वो क्यों करते हैं लोग. नहीं वो सो ऑब्वियसली इज दैट अ रियलिटी? Must be. See, I have spoken to people who do work like me only, the way they research. As a primary skill, वो लोग फंडामेंटल एनालिसिस ही करते हैं. लेकिन कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि साथ में तू टेक्निकल भी सीख ले.
देयर इज So सम that's more वैल्यू of a एड, technical उसको analysis. टेक्निकल एनालिसिस, सो चार्टिंग है ना वो, सो इट्स कॉल्ड टेक्निकल जिसमें हम ये देखते हैं कि डेली लेवल पे कितना बड़ा, आर्ली लेवल पे कितना बड़ा, वीकली लेवल पे कितना बड़ा, एंड उसमें भी ट्रेंड देखा मंथली जाता लेवल है पे. कि जैसे एक सिंपल वो होता है कि जो बॉटम होता है उसको ये लोग बोलते हैं कि इट्स आई थिंक इट्स अ सपोर्ट लेवल और समथिंग लाइक दैट, कि इसके नीचे जनरली जाता नहीं है. अच्छा. तो ऐसा वो लाइन ड्रॉ कर देते तो उसके नीचे जाता नहीं है. सो दैट्स वन दिस थिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी कुछ होता है. सो यू नो उसके भी लेवल होते हैं, R1, R2, R3. हाँ. फिर एक ट्रेंड टाइप का ऐसे होता है, ऐसे एक लाइन जाएगा, ऐसे एक लाइन जाएगा. बॉलिंगर बैंड्स होते हैं, यू नो, व्हिच इज लाइक It's too technical for a normal person to understand, हाँ I believe. मतलब आई एम श्योर यू नो यू स्पेंड अबाउट a weekend on it, हाँ. you'll get a little better at it. So you know you'll get probably But you don't do 20%. that for now. I don't do that for now. I want to You learn look it. at the fundamental part of the business. मैं अभी कंफर्टेबल हूँ, थोड़ा टाइम मिलेगा तो वो भी सीख लेंगे, वो टेक्निकल पार्ट. अभी के लिए तो यही है. बट मुझे एक बात बताओ, इफ़ यू लेट्स से इन्वेस्ट इन अ स्टॉक टुडे, 10 साल का भी लिमिट है या इट डजंट मैटर? हाँ, तो जब मैं 10 साल भी बोलता हूँ ना नितिन, इट्स नॉट 10 year, it is 5 batches of 2 years each. एक्सप्लेन. So as I said, you have to review the stock, हाँ. right? So वैसे तो मैं हर 6 महीने में एक बार देख ही लेता हूँ, बट every 2 years क्या होता है, all these stocks, you know, when you look at them, जब आप एक क्वार्टर पढ़ते हो, 2 क्वार्टर पढ़ते हो, आपको उनके प्लान समझ आते हैं. जैसे नॉर्मली ये प्लान में ये होगा, और ज़्यादातर एक्सपेंशन प्लान्स होगा. कोई भी ये नहीं बोलेगा मैं अपना बिजनेस घटाऊंगा. एवरीवन इज हाउ टू एक्सपैंड द बिजनेस. तो होगा कि हम ये प्लांट लगा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो वो प्लांट बनने में 1 साल लगा या बनने वाला है, उसका आउटपुट आने में 1 और साल लग जाता है. तो 2-2.5 साल का जो पीरियड होता है ना, उसमें पता लग जाता है कि इन्होंने जो किया है वो कैसे करके आया है. तो हाउ इज़ द ग्रोथ रेट इम्प्रूविंग, हाउ इज़ द प्रोडक्ट मिक्स चेंजिंग बिकॉज ऑफ वॉट दे हैव डन, हाउ इज़ द मार्केट शेयर इम्प्रूविंग, मतलब कुछ फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं. तो एक स्ट्रॉन्ग रिव्यू करना पड़ता है 2-2.5 साल के बाद. अगर आपको अभी भी अच्छा लगा तो मैं और 2.5 साल रख लेता हूँ, बिकॉज और एक्सपेंशन प्लान्स आते हैं उसके ऊपर, राइट? सो दैट्स हाउ यू डू इट. सो इट्स नॉट 10 years, इट्स बेसिकली 4-5 installments ऑफ 2 years each. वैसा करता हूँ. What's the worst thing that can happen to someone who do future and options? You lose your money. It's very common to see people losing ना. उसी में सबसे ज़्यादा लूज करते हैं पैसा. उसी में सी F&O एक वो है, इट्स अ जीरो सम गेम. अगर किसी को पैसा बनाना है तो किसी को पैसा खोना पड़ेगा. ये मेरे को इन्वेस्टिंग में नहीं दिखाई देता, बिकॉज हम सब पैसा बना सकते हैं, बिकॉज वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज इंक्रीजिंग. करेक्ट. द मार्केट इज इंक्रीजिंग. Market is increasing. The profits are increasing. Profits are increasing. The value is increasing. As simple as that. So investing I prefer because मुझे एक फेथ होता है कि इसमें पैसा बनेगा. But F&O you don't know. You can lose your entire money also. And it is next to impossible to be right all the time. Yeah. Especially in F&O. And the risk and rewards is against you. Because from what I have understood in F&O, while your return can be X, your losses can be 5X. I agree. But It is totally true. But in investing, if you do it smartly, your return can be 5X and your risk can be X. Yeah. Because उससे नीचे तो जाएगा नहीं ना. No, but I'll give you an example for this, and you know, I'll use you as a scapegoat. मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, आपने बहुत पूछ लिया मुझसे. So let's say आप एक मिडल मैन हो, आप एक ब्रोकर हो, एंड मैं आपके पास आया और मैंने बोला कि मेरे को आपसे सो लेट्स से यू डील विथ मोबाइल फ़ोन कवर्स. तो बड़ा ब्रोकर हो, मतलब कहीं से प्रोक्योर करते हो और आप बेच रहे हो. तो मैंने बोला मुझे मोबाइल फ़ोन कवर चाहिए, 1 लाख मोबाइल फ़ोन कवर चाहिए, मैं आपको 100 रुपये देने के लिए रेडी हूँ. यू से ठीक है, बढ़िया डील है तो. एंड फिर आप मार्केट में गए, आपके पास 2 दुकानें आपको दिखी जो आप ट्रस्ट करते हो, शॉप ए एंड शॉप बी. अब शॉप ए आपको वही मोबाइल कवर दे रहा है, होलसेल मार्केट है. तो शॉप ए आपको दे रहा है 40 रुपये में मोबाइल कवर, और फिर जो आप शॉप बी के पास गए वो आपको 70 रुपये में दे रहा है. सेम मोबाइल कवर, नो डिफरेंस, एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, नॉट इवन 1 पैसा ऑफ डिफरेंस. ओके, नाउ यू टेल मी, where is the risk higher if you buy it from shop A at 40 rupees or from shop B at 70 rupees? Where is the risk higher? The risk being कि जब आपने खरीद लिया मैं भाग गया. जब मैंने खरीद लिया, जब आपने सब खरीद लिया, मेरे पास आए, मैं
रफू चक्कर मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे। 40 वाला? 40 वाला इज लेस रिस्की, हाँ बिकॉज आपकी तरफ से सिर्फ 40 रुपये जाएगा, बिल्कुल, दूसरे वाले में तो 70 रुपये जाएगा। Correct. तो ठीक है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, सो 40 इज लेस रिस्की। वेयर इज द रिटर्न हाई? इज इट इफ यू बाय फ्रॉम ए और फ्रॉम बाय फ्रॉम बी? फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली ए, हाँ, या क्योंकि मैं 60 कमाऊंगा उसमें। एग्जैक्टली। हाँ याद है स्कूल में हमें सिखाया जाता था हायर द रिस्क हाई द डैश द रिवॉर्ड, रिटर्न, हाँ दिस थिंग राइट। बट आपने क्या किया? आपने तो बिल्कुल उल्टा बोल दिया मुझे। हाँ ए के पास आपका रिस्क कम है लेकिन आपका रिटर्न ज़्यादा है, यानी कि आपने बोल दिया हायर द रिटर्न लोअर द रिस्क, या और बी में इट हैज़ बिकम लोअर द रिटर्न हायर द रिस्क। ट्रू। दिस इज द इन्वेस्टिंग आई अंडरस्टैंड, that just because you're taking low risk does not mean you'll make low return. And how do you reduce the risk? By reading more, by understanding more, having greater awareness, being patient. यही जो अभी अब तक हमने 1 घंटे में बात किया है, इन सब का जो अच्छा पार्ट है, that will help you lower your risk, and if you can lower your risk you can get a higher return out of it. So this is how real investing works. Do you invest in US stocks? No, I just have one stock, Alphabet. हाँ पता नहीं क्यों लिया था मैंने, बट हाँ, बट आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी फिलहाल? नहीं है, बिकॉज उधर का क्या रूल्स है, ये है वो है, उनका बैलेंस शीट पढ़ना, आई कुड नॉट फाइंड अ सिंगल स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर जो यूएस स्टॉक्स पे जैसे फिल्टर होता है, जैसे हमारे इंडियन में होता है, मुझे वहाँ पे कुछ मिला नहीं। तो मैंने बोला इतना क्यों दिमाग यूज़ करने का। बट व्हाट आई डू इज़ इंस्टेड मैं जो नास्डैक 100 है उसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ, और इंडेक्स में हाँ, और NYSE FANG प्लस इंडेक्स, इसमें पैसा डाल लेता हूँ हर महीने। व्हाट अबाउट दीज AI एल्गोरिथम्स दैट आर कमिंग, जो क्लेम किया जाता है कि यार दे आर बेटर ट्रेडर्स दैन दी ह्यूमंस? माइट भी, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। बट डोंट यू फाइंड इट फैसिनेटिंग, बिकॉज आप AI तो यूज़ करती हो बाकी चीज़ों में। हाँ, बट आई नीड सम return data to come in. Logically, everything will look great on AI, but only when I see the final output will I know. Like ये जो इंडेक्स भी हम लोग बोलते हैं, कुछ नए इंडेक्स, मोमेंटम वाला जो हमने बात किया था, आया तो लॉन्च हुए 3 साल ही हुआ है, लेकिन उसका डेटा पिछले 15 साल का अवेलेबल है, क्योंकि इट्स अ फॉर्मूला, इट वॉज बैक टेस्टेड एंड इट्स अवेलेबल फॉर मी टू सी ऑन अ लॉट ऑफ दीज AI trading this thing. The back tested data is not there available. Correct. This thing, और अगर किसने मुझे दे भी दिया तो मैं थोड़ा इसको सस्पिशन में ही देखूंगा, बिकॉज आई रियली डोंट नो द गाय हु इज पब्लिशिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, राइट? एंड इन्वेस्टिंग इज वन प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ क्रैपी कंटेंट इज अवेलेबल, एंड झूठ बहुत बोलते हैं इस धंधे में। बट मतलब मुझे अगर समझना हो, लाइक अ पर्सन हु इज फुल टाइम इनटू दिस इन्वेस्टिंग स्पेस, है ना, आप जैसे यही मेन काम करते हो, राइट? What is the portfolio that you carry currently? So my mutual fund portfolio is larger than my stocks portfolio, because you started mutual fund earlier. Mutual funds, and that one may not be intended, but it's the reason. मुझे वो comfort है, because see, you have to invest per your comfort, not what कोई optics तो नहीं है मुझे किसी को दिखाने की क्या ज़रूरत है करके। So right now I have about 6.2 crores, 6.1 in mutual funds, debt and equity both put together. उसको अगर आप debt equity में बांटोगे तो 3.5 करोड़ 3.6 crores equity MF में होगा, और बाकी hybrid and debt में होगा। 1.4 crores is what I have in stocks. तो 1.4 plus 3.6, 5 करोड़ equity में है, out of the 10 odd crores I have. सब मिला, rest is the house property. हाँ, एक लैंड है, और बाकी मेरा EPF और PPF का पैसा वो भी 1 करोड़ के ऊपर है। फंसा हुआ है, आएगा या नहीं आएगा? नहीं, आएगा। मैंने अभी एक तो थैंकफुली मेरा जो मेन है वो टाइम्स वाला है, इट्स अ प्राइवेट ट्रस्ट, तो वहाँ मैं अभी भी फ़ोन करता रहता हूँ उनको, हेलो दिवाली का गिफ्ट भेज देता हूँ कि यार पैसा भेज देना मेरा। एंड बाकी जो फंस गया था ना, आई एंगेज्ड विद सम कंपनी जो एक्सपेंसिव है, 40,000 रुपये ले रहे हैं वो निकालने के लिए, बट इट्स अबाउट सम 5.5-6 लाख रुपीज़ जो फंस गया है, सो दे विल पुट इट इनटू माय UAN, वो सब हेल्प करेंगे,
एंड दे विल गेट द ईपीएफ थिंग सॉर्टेड. हाँ, सो वो मैं फिर विड्रॉ कर लूँगा. अच्छा. सो आई एम इनटू दैट प्रोसेस. तो मेरे ख्याल से 3-4-5 महीने में वो विड्रॉ कर लूँगा सारा पैसा मैं. What is the number one thing that people should do if they want to get into the habit of investing? So more than investing, let me kind of break it down to a more holistic picture maybe. तो क्योंकि आपने बिगनर्स का भी थोड़ा बात किया था. आई थिंक 4 चीज़ें होती हैं जो आपका पूरा फाइनेंशियल प्ले को कंट्रोल कर सकता है. नंबर 1 इज़ इंक्रीज योर इनकम. नंबर 2 इज़ कंट्रोल योर एक्सपेंसेस. ये थोड़ा वो जो फायर का कॉन्सेप्ट हो ना, थोड़ा वैसा भी आपको लगेगा. नंबर 3, मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपरली. नंबर 4, कंट्रोल योर बिहेवियर. आई नो हमने ज़्यादातर बात किया है ओवर दिस थिंग, बट आई एम जस्ट काइंड ऑफ समराइजिंग इट फॉर अस. कंट्रोल और योर बिहेवियर तो मेरे लिए है. तो आई थिंक ऑल 4 आर इम्पॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट. नंबर 1, इंक्रीज योर इनकम. ठीक है. सो आपकी तो हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि मैं अपना इनकम कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ. बहुत आईटी वाले लोग रोते रहते हैं कि हमें तो हाइक मिलता ही नहीं है. मतलब अभी तो सभी रो रहे हैं कि 5% ही मिलता है, 6% ही मिल रहा है. सो बट आई नो देर आर पीपल हु आर गेटिंग 20% ऑल्सो. वाई आर यू नॉट द 20% गाय? सो यू हैव टू लुक इनवर्ड ना. सेकेंड, सब लोग बोलते हैं अरे सैलरी तो यार मेरा नौकरी चला जाएगा. तो कौन मना कर रहे हैं सैलरी में रहने के लिए? If you are, I mean, I always tell this thing to people of my age group, 40 and above, that at the age of 40, don't tell me you have a job. Don't define yourself with your job title. जैसे LinkedIn में लोग दिख देते हैं ना, Vice President at XYZ. Define it to me in terms of the skill you have. So, for example, I have absolutely no interest if a person says, I manage a 50 crore business. I have a better respect for the person who says, I can build and grow a 50 crore business. जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने 2 चैनल बना दिए. राइट. 3 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ in the last 5 years. So this is what I mean by income basically. That you should have those skills, cultivate, prepare yourself with those skills जो आपका इनकम को एक अच्छे क्लिप पे बढ़ा पाए. Maybe 20, 25, 30, maybe double your income. Even that can be a possibility. So that's number 1. Number 2, control your expenses. मैंने ये नहीं बोला reduce your expenses. बहुत लोगों को लगता है कि फायर करना है तो एकदम मतलब घर बेच दो, Tier 2 चले जाओ, ये करो वो करो, जोमेटो से ऑर्डर करने की बजाय जोमेटो का स्टॉक खरीदो, वो करो, घर में बैठ के पकाओ और समथिंग लाइक दैट. दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स. दिस इज कंट्रोल योर एक्सपेंसेस. की अननेसेसरी एक्सपेंस मत करो, जितना चाहिए उतना करो, ऐसे करके. द related to this is our understanding of investment. Now, मेरा जो वीडियोग्राफर है वो हमेशा बोलता है अरे सर मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है एंड ऑफ द मंथ तक. मतलब जो कमाता हूँ वो खर्चे हो जाते हैं. तो आई सेड तेरा मैथमेटिक्स ही रॉन्ग है. बिकॉज हमें क्या सिखाया गया है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स. अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको कैपिटल तो चाहिए. अब उसके लिए क्या है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना है. आप इसको बना दीजिए इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस. तो जैसे ही इनकम आता है सबसे पहले सेविंग्स घटाओ. थैंकफुली हमारा जो सैलरीड लोग होते हैं उनका एक EPF करके होता है कॉन्सेप्ट. वो अपने आप एक फोर्स लेवल पे निकल जाता है. जब वो फोर्स करके निकल सकता है तो पहले तारीख को या दूसरी तारीख को अपने SIPs भी डाल दो. लेट दैट 20-30,000 मूव आउट यार, क्या प्रॉब्लम है? And there's a good value to even 10,000 rupees. Yeah. So 10,000 rupees every month at 12%. Over 20 years, it's 1 crore. Just 10,000. But even if there is no step up. There's no step up. Yeah. But you and I know step up will definitely happen. Correct. Yeah. So look at the worth of that 10,000 rupees every month. In 20 years, at just 12%. हम तो कहाँ 15% की बात कर रहे हैं, 12%. It's a crore. So this mathematics is very helpful. Another mathematics, very simple mathematics, and I used it जब मुझे रिटायर करना था. मेरे पास मुश्किल से 2-2.5 करोड़ थे उस टाइम पे, which is also a good sum of money. बट मैंने कैलकुलेशन दिमाग में क्या किया, at the age of 42, I'm quitting my job. ठीक है. I have 2 crores. Now again mathematics, that if this 2 crores were to grow by 12.2%. मैंने कुछ नहीं डाला उसके अंदर.
लेकिन वो 12.2% पे बढ़ता है अगले 20 साल में, then 2 crore becomes 20 crores. Wow. So effectively 1 rupee becomes 10 rupees at, if it's compounded at 12.2% over 10 years. ठीक है, सॉरी, over 20 years. Okay. तो मैंने बोला यार 20 करोड़ का मैं क्या करूँगा at the age of 62 वैसे भी. But ठीक है, let's have that money. Which means for the next 20 years, if I can get food on the table, I'm good. सही बात है. अगर मेरे खर्चे ही 50,000 रुपये के, 1 लाख रुपए के हैं, उतना कमा लूंगा कि 1 लाख रुपए बन जाए. I'll obviously account for inflation a little bit. Yeah. That's important. But at the age of 62, I know I will have 20 crores with me. Correct. So you have to use mathematics to your advantage. तो मैंने ये जानबूझ के ये इनकम और एक्सपेंसेस वाला बोला ऑफ हाउ टू काइंड ऑफ बिल्ड द फ्रेमवर्क इन योर हेड. देन बात आती है मैनेजिंग योर इन्वेस्टमेंट्स की. जैसे अभी हमने आपका पोर्टफोलियो किया, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू टू बिल्ड योर ब्लूप्रिंट. कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कैसे अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रखना चाहते हो, ये सब आपके दिमाग में डिफाइंड होना चाहिए. आई वुड एडवाइज दैट इफ़ यू आर स्टिल इन दैट रिग्रेट वाला स्टेज कि अरे मुझसे कैसे होगा, तो यार तुम्हें कौन करने बोल रहा है. जस्ट हायर सम फाइनेंशियल प्लानर. वो आपके साथ 1 हफ्ता बैठेगा, आपके लिए प्रॉपर ब्लूप्रिंट बना के देगा. जस्ट पे हिम वंस, डोंट पे हिम फॉर एवर. बोले यार बैठ के बना के दे दो, बोलेगा 15,000 रुपये ले लो यार करने, एक बार ही तो करना है हमें करके. बट दैट वन थिंग कैन हेल्प यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. आफ्टर 10 years यू विल बी लाइक अरे 15,000 में काम हो गया, मेरा 15 करोड़ रुपए बन गए अभी. Right. Makes sense. So that's how you got to think of it. So use an expert where an expert is required. Even today, Nitin, for my videos, मतलब मैं भी कैमरा रख के कर सकता हूँ ना खुद से, but no, I get the videographer. Because you know he's an expert. बोलते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, और कोई तो डंका बाजे. मैं बहुत सच बोल रहा हूँ. I hate it and I'm sure जो आपके लोग देख रहे हैं, जो स्पेशली जो सैलरीड हैं, वो मेरा विश्वास कर सकते हैं that कभी कभी ना एक बहुत ही ओवरवेलमिंग पर्सन होता है टीम में, और ही इज़ लाइक द नो ऑल. तो ऐसे ही हुआ, वो मार्केटिंग का हमारा मैनेजर आया हुआ था, लेकिन वो मार्केटिंग मैनेजर को बोलने ही ना दे, ये बंदा जो हमारा CEO है, ओ वी शुड डू दिस फॉर मार्केटिंग, दिस फॉर मार्केटिंग. तो पूरा गए एक्चुअली स्टूड अप द मार्केटिंग मैनेजर. सर आपने मेरे को रिक्रूट क्यों किया है? मतलब ये तो मेरा काम है ना आपको बताना कि क्या क्या ऑप्शंस है करके, तो ऐसे करके. सो आई काइंड ऑफ एग्री टू दिस दैट हैव अ person who can help you out with this thing, even if it's on a 1 week 1 month kind of a basis only. And then the last one is obviously your behavior. Have patience. Don't fall that anchoring effect पे मत बैठो. राहुल द्रविड़ जैसे वाइट बॉल को छुओ मत, जाने दो, आपके लिए अच्छा बॉल आएगा. एक बंदा बैठ के 500 बॉल बढ़िया बॉल नहीं कर सकता है, उसमें से 60 बॉल 100 बॉल गंदे बॉल निकलेंगे. जो गंदे बॉल आएंगे उस पर चौका मारो ना यार. इफ यू गेट 100 बैड बॉल्स एंड यू हिट अ बाउंड्री आउट ऑफ ईच ऑफ दोस बॉल्स, यू हैव स्कोर्ड 400 इन अ डे. क्रेजी है ना. यू डोंट नीड टू चेज एवरी गुड बॉल, चेज ओनली द बैड बॉल्स. सो हैव दैट पेशेंस विथ यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड या इफ यू कैन जस्ट डू ऑल दीज थिंग्स, देन आई एम प्रीटी श्योर 15% 16% आने में कोई टेंशन नहीं है. एक और लास्ट ये है कि आप कभी भी ना इसको 15% 16% करके मत सोचा करिए. लाइक मैं भी ऐसे नहीं सोचता हूँ. आई ऑलवेज थिंक 6-7% अबव इन्फ्लेशन. बिकॉज हमारे देश में एक ऐसा टाइम भी आएगा जब इन्फ्लेशन 6% 7% सब नहीं होगा. एक टाइम होता था 10% भी होता था इन्फ्लेशन, राइट. तो अगर 10% इन्फ्लेशन पे अगर आप 12% कमा रहे हो, देयर इज नो गेन, लिटरली नो गेन, करेक्ट. बट आज जब 5% पे है, अगर आप 12% कमा रहे हो, यू आर गेनिंग क्वाइट अ बिट, राइट. सो लुक एट द रियल इन्फ्लेशन, रियल रिटर्न्स बेसिकली. एंड जब मैं रियल रिटर्न बोलता हूँ, ऑलवेज लुक एट द रियल पोस्ट टैक्स रिटर्न्स, बिकॉज टैक्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. सो इफ यू कैन मेक अबाउट 6% रियल पोस्ट टैक्स रिटर्न्स प्लस इन्फ्लेशन का, मतलब सब अकाउंट करने के बाद, इन्फ्लेशन भी अकाउंट कर दिया, टैक्स भी अकाउंट कर दिया, उसके बाद भी अगर आपने 6% एक्स्ट्रा बना लिया, दैट्स अ ग्रेट डील. दैट्स अ ग्रेट डील. ऑसम. बहुत मज़ा आया मुझे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. मोस्ट वेलकम. आई हैड सच अ ग्रेट इंटरेक्शन. आई थिंक कुछ तो लोगों को फ़ायदा मिलेगा, होपफुली.